वो खुद ये बोलते थे अपनी वाइफ से कि मैं नहीं पीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, एक ही तरफ देखते रहना, खोए हुए रहना। और मुझे भी कहीं ना कहीं अपने रूम में डर लगता है। हमारे रूम में एक विंडो है, तो वो देखती है, उसको लगता है विंडो के बाहर कोई खड़ा है। उसको स्लीप पैरालिसिस होता है बार बार। वो अपने रूम में बैठ के ये देख सकता था कि उसके घर में कहाँ कहाँ एंटिटी घूम रही है, कितनी बड़ी है। उनको पहले हल्के हल्के झटके आ रहे थे, वो झटके बढ़ गए, वो ऊंची ऊंची उछलने लग गए। इतने में क्या होता है कि वो उठ के बैठती हैं, बेडशीट दोनों हाथों से पकड़ के खींचनी शुरू कर देती है और जोरों से हिलना शुरू कर देती हैं। लेकर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, साथ लेकर जाऊंगी। मैंने कहा अरे बहन, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, साथ लेके तुम जाओगे नहीं जाओगे इस पे बाद में बात करेंगे। नानी बोलती है मुझे घर में कभी कोई आंगन में खड़ा दिखता सफेद कपड़ों में या कोई गुजर कर गया तो भाई मेरे आने जाने का, आप रहने का व्यवस्था करो और मुझे वो जगह बताओ जहाँ से इंसान जिंदा बच के नहीं आता। मैं जाऊंगा और मैं अकेला जाऊंगा, बिना प्रोटेक्शन के जाऊंगा। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं। इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि आप लोग इतनी जल्दी और इतना पसंद करने लगेंगे हमें। सच में दिल से थैंक यू उसके लिए। और अब मैं आपके लिए ना एक खास पॉडकास्ट इसलिए लाना चाहता था इस बार, क्योंकि मुझे लगा कि अब तक हम सिर्फ आपको पॉडकास्ट दे रहे हैं, आपके लिए स्पेशल क्या कर रहे हैं। हमें भी तो ध्यान रखना चाहिए किस दिन आप फ्री हैं, किस दिन आपकी छुट्टी है, किस दिन हम सब के लिए कोई खास दिन है। और मेरे को नहीं लगता रिपब्लिक डे से खास दिन कोई हो सकता है। तो रिपब्लिक डे 2026, और जो ये तारीख भी खास है क्योंकि ये साल भी 26 है। तो इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल मैं इनके लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमारे चैनल पे अब तक कई ऐसे पॉडकास्ट आए हैं, कई ऐसे साइकिक मीडियम आए हैं जिनके जिक्र में, जिनकी हर बातों में इनका नाम ज़रूर था। और अगर आप और भी चैनल पर जाके हॉरर कंटेंट देखते हैं तो आपको ये शख्स वहाँ पे ज़रूर नज़र आए होंगे, चाहे कोई बड़े से बड़ा क्यों ना चैनल हो। हम बात कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट, बहुत ही, मैं ये कहूँगा इवन यहाँ तक कि ओजी, एक ऐसे ही हीलर का जो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई भी साइकिक मीडियम होगा तो वो यही चाहेगा कि इनकी टीम में काम करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवांशु पाठक जी की। और देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं दिवांशु पाठक जी का। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ आर्यन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी, पता नहीं इस लायक मैं हूँ भी या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आके। आपने जो सेट बनाया है, जो एनवायरनमेंट बनाया, और पर्सनली जो आप एक अच्छे इंसान हैं, दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग हम सभी के लिए, आपके लिए, कि हम साथ में काम कर रहे हैं। दिवांशु भाई, सबसे पहली बात तो लिटरली मेरे से किसी की झूठी तारीफ होती नहीं, और मैं बहुत कम कर पाया हूँ कि मैं इससे ज़्यादा अगर करता तो ऐसा लगता कि ये इसी बंदे की क्यों इतनी तारीफ करे जा रहे हैं। मेरी नज़र में मैंने बहुत कम करी है, आपको ये ज़्यादा लग रही है, आपके बड़प्पन है। बट मेरे लिए बहुत लिटरली अच्छी बात है, मेरी खुशी की बात है कि आपको मैंने बुलाया और आपने मुझे लिटरली काफ़ी आगे तक की हमारी बात चल रही थी कि हम कुछ टाइम बाद मिलने वाले थे, बट आपने आप तुरंत बुलाने पे आप आ गए और इतनी दूर से आ गए, इसके लिए सच में दिल से थैंक यू। बुलावा इतना प्यारा हो तो कौन नहीं आएगा। अच्छा दिवांशु भाई, एक सवाल है ये जी। कि जैसे कई लोग जो है वेस्टर्न कल्चर की तरह बिलीव नहीं करते हैं, जी। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में हमारा वो कल्चर ज़्यादा इतना स्प्रेड नहीं हो रखा। जी। तो आप अगर ये कहीं पे भी कोई किस तरीके बताते हैं कि जैसे आप एंजल हीलिंग्स करते हैं, तो वो लोग करवाने के लिए रेडी होते हैं? मतलब उनका नहीं होता कि भाई हम तो देवी देवता मानते हैं या पूजा पाठ या यज्ञ करो, इस टाइप का ये सब चीज़ों में वो बिलीव हो जाता है उन्हें? देखिए, मैं सिंपल एक चीज कहता हूँ कि आप सेशन लो। हम्म। जैसे कि एक और पॉडकास्ट में मैं गया था अक्षय भाई के साथ में, तो ओके। वहाँ चांस की बात है, एक वो आई हुई थी क्लाइंट। हम्म। तो अक्षय भाई ने मुझे सामने सामने बोला कि इनको डाउट है, इनके संग कुछ है, आप चेक कर सकते हो। हम्म। तो मैंने चेक करा, पोजीशन निकला, उन्होंने उसका वहाँ पे क्लिप भी लगाया था उस चीज़ के लिए। ओके। काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो हम्म। मैं ये कह ही नहीं रहा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं सिंपल इनसे ये बात बोलता हूँ कि आप मेरे साथ एक बार कॉल पे आओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 15-20 मिनट, आधे घंटे का। हम्म। अगर कुछ भी है हम्म। मैं सामने लाऊंगा, उसके बाद आप बिलीव करो मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। अब ठीक करने के लिए मैं पॉजिटिव एनर्जीज यूज कर रहा हूँ, हम्म। मैं सही डायरेक्शन में यूज कर रहा हूँ। हम्म। तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? अगर उनके पास उपाय होता तो वो ठीक पहले ही नहीं हो गए होते। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, हम्म। सबके तरीके अच्छे हैं। हम्म। कोई हवन से करता है, हम्म। दैट इज गुड, अच्छी बात है।
कोई नींबू वगैरह से उतारे करते हैं, नारियल वगैरह से करते हैं, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, वो भी अच्छा ही है। इंसान ठीक होना चाहिए। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई हर एक को रिजल्ट से मतलब है। और मेरे हिसाब से इससे बेटर क्या होगा कि आप सीधा कह रहे हो प्रैक्टिकल लो ना, मैं थ्योरी पे बिलीव ही क्यों कर रही हूँ। मैं तो एक चीज और आज बोल रहा हूँ आपके यहाँ पे, कि मैं इस चीज के लिए तक रेडी हूँ। बहुत बार मैंने कभी कभी कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, तो भाई हमारे कुछ पहाड़ी एरिया वाले लोग कहते हैं, अरे हमारे यहाँ आ जा, तब बताएंगे यहाँ कैसी कैसी एंटिटी होती है। भाई मेरे आने जाने का, आप रहने का व्यवस्था करो, और मुझे वो जगह बताओ जहाँ से इंसान जिंदा बच के नहीं आता। मैं जाऊंगा, और मैं अकेला जाऊंगा, बिना प्रोटेक्शन के जाऊंगा। मैं तो इस चीज पे भी तैयार हूँ, हम्म। करने वाला तो हूँ, लेकिन ऑफिशियल चैलेंज दे। ये नहीं कि मैसेज मैसेज चल हाँ, रहे हैं, मतलब टाइम पास के वो लिए। स्क्रीन पर आए, हम्म। स्क्रीन पर आकर वो चैलेंज करे, हम्म। मैं सामने आके एक्सेप्ट करूंगा। हम्म। वो उस चीज के लिए मेरे आने जाने की, रहने की वो करे, हम्म। व्यवस्था करे। तो मैं अकेला जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं रुकूंगा, मैं वहां होकर रहूंगा। कोई मुझसे कल को ये भी बोलता है ना, इवन क्या, मैंने एक जगह एक पॉडकास्ट में बोला था, वो अ, सबने शायद नहीं देखा होगा, कि मैं तो एनाबेल का भी एक्सोर्सिज्म करना चाहता हूँ आने वाले टाइम में। ऑफिशियली मैं उस चीज़ के लिए आगे जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। हम्म। तो मैं तो, मेरे से करवाओ भाई, मैं तो तैयार बैठा हूँ ना प्रूफ देने के लिए। अब बैठे बैठे आप केवल गालियां देते रहो तो उससे तो कुछ नहीं होता। देखिए, सही बताऊं कि ऐसा कोई भी नहीं होगा मेरे साथ शख्स जिसको हर कोई 100% लोग सब पसंद करते हो। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी होगा, बड़े से बड़ा लीडर होगा, कोई भी होगा, तो उनके अगर 90 लोग पसंद करने वाले थे, 10 लोगों ने बेफालतू में वैसे भी बुरा भला बोलते ही रहते हैं। और उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो फिर उस पर क्या ही जाना। मैं कैसे फंसा हुआ हूँ एक्चुअली बताऊं, ये अपने भाई सनातन वाले गाली देते हैं, ये क्रिश्चियनिटी की बात करता है। हम्म। क्रिश्चियन गाली देते हैं, ये फॉलन एंजल्स की बात करता है, लूसीफर की बात करता है ना। उधर इस्लाम वाले बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी उस तरह से बात ही नहीं करता, हम्म। ये टॉपिक अवॉइड कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो मैं तो किसी का सगा नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हम्म। हूँ। जो फैक्ट्स है मेरे सामने, मैं वो देखता हूँ, मैं हम्म। न्यूट्रल हूँ। तो ठीक है। चलिए, अब कह रहे किसी की कोई ये तो नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी को गलत बोल रहे हैं। आप अपनी तरफ से जैसे उसको रिजल्ट देना वो दे रहे हैं। और बाकी आप बाकी सारे रिलीजन, सारे धर्मों की सबकी इज्जत साथ साथ करते चल रहे हैं, तो और क्या चाहिए फिर। अब एग्जाम्पल दूं आपको, एक केस आज बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, उसमें पैगन्स गॉड का नाम आ गया। ओके। मैंने भाई पैगन्स का कभी कुछ नहीं करा, हम्म। लेकिन केस में सामने आ गया, तो भाई हमने उनसे रिस्पेक्ट करी, उनसे कनेक्ट करा। तो फॉरगॉटन गॉड्स बोलते हैं, हम्म। तो वो भी हमारी चीज हुई। तो जहां में लगता है कंस्ट्रक्टिव पावर्स एनर्जीज हैं, तो भाई हम उनसे जुड़ते हैं, उनको मनाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जहां देखते हैं डिस्ट्रक्टिव है, हम्म। तो हम उनका रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। हम्म। तो हमारे लिए ये बाउंडेशंस नहीं है कल्चर की, रिलीजन की, या किसी चीज की। दो पार्ट में डिवाइडेड है, एदर यू आर कंस्ट्रक्टिव हम्म। और यू आर डिस्ट्रक्टिव। हम्म। जो डिस्ट्रक्टिव है वो इविल है, जो कंस्ट्रक्टिव है वो गॉडली है। हम्म। तो तो अब, आज जो आप इंसिडेंट लाए उनमें पैगन गॉड्स का जिक्र। हाँ, एक इंसिडेंट ऐसा भी बताऊंगा। क्योंकि पैगन गॉड्स के वैसे बैक एक्चुअल में मेरे को लगता नहीं है कि कोई यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस या पॉडकास्ट हैं जिसके बारे में इतना कुछ बताया गया हो। कि मैं भी जानता हूँ, बट मैं ही नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। और अगर आज उनका इंसिडेंट लेके आया तो ये फिर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेकंड स्टोरी रहेगी, हम्म। तब तक लोगों को रुकना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट स्टोरी और इंटरेस्टिंग रहेगी, जिसमें लोग, 3 लोगों की डेथ हुई है, 3 लोगों एक की ही डेथ हो फैमिली चुकी के, है। 3 भाइयों की। तो आएंगे पैगन गॉड्स पर भी आएंगे आगे। देर ना करते फिर तो स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसमें लोगों की जान चली गई है। शुरू करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास में एक कॉल आया था, हम्म। तो वो मेरी सिटी से ज़्यादा दूर के नहीं थे। हम्म। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि भैया, मुझे कुछ डिस्कशन करना है, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम्म। और मुझे डाउट है, हम्म। कहीं और से भी किसी ने मुझे बताया है कि हमारे यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। हम्म। तो मैंने कहा, अगर किसी ने बताया आप सेशन कर लूँ, हम्म। किसको क्या प्रॉब्लम होती है? हम्म। तो बोलता है, मैंने कहा किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, पोजीशन वगैरह आते हैं। हम्म। बोलता वो सब तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ डेथ हो चुकी है। मैंने कहा डेथ हो चुकी है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ब्लैक मैजिक में हुई है? हम्म। तब उसने कहानी सुनानी शुरू करी। हम्म। बोला मैं पूरी बात बताऊंगा तब आप समझ पाओगे। हम्म। बोला कि ऐसा था कि हमारे पापा हम्म। 4 भाई थे, हम्म। जिसमें से
हम लोग गांव वगैरह से होकर आए थे, तो हमारे दादाजी ने एक बिजनेस खड़ा किया था। तो चारों भाई हमारे, पापा जो ताऊ जी थे और दो चाचा थे, मिलकर संभालते थे, काम करते थे। कंबाइंड फैमिली थी, काफी अच्छा सब कुछ चल रहा था। हम लोगों ने काफी नाम भी कमा लिया, बिजनेस भी अच्छा हो गया, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो गए। लेकिन होता क्या है, बाद में अचानक से 2015 के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। अच्छा। मतलब आपस में वो थोड़ा मनमुटाव जैसा फील होने लगता है, जो हम केवल फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़े हो रहे हैं, लेकिन बिहेवियर चेंज जो हम छोटी छोटी चीजों से पता कर सकते हैं, वो चीजें आनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में मैं बीमार पड़ गया था काफी। तो उस टाइम पर भी मुझे बताया कि मुझे कुछ इस तरह की परेशानी हुई है। मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके लिए महामृत्युंजय जाप हवन वगैरह करवाए थे, तो मैं वहां से बच गया था। 2018 की बात है। अब आते हैं आगे, 2018 के बाद 19 में हुआ क्या कि जो 4 भाइयों में से थर्ड नंबर वाले थे, वो थर्ड नंबर वाले अचानक से किसी न किसी रीजन से बार बार हर्ट होते थे। जैसे कि उनके कई एक्सीडेंट्स हुए। नॉर्मल कार से जा रहे हैं, टर्न लिया, आगे बस से टक्कर हो गई, काफी इंजरी हुई, एडमिट हो गए। वहां से आए, कुछ टाइम बाद रिकवर हुए, फिर कार से जा रहे थे, डिवाइडर में टकरा गए, फिर चोट लग गई। अपनी स्टेयर से उतर रहे हैं, स्टेयर से उतरते उतरते स्लिप हो गए, गिर गए, चोट लग गई। जैसे हमारे रोज छोटे मोटी चोट भी लगती रहती है ना, कि कहीं हाथ में कुछ चुभ गया, कुछ इस तरह के, ऐसी कई चीजें होने लग गई उनको। ब्लड मतलब कहीं ना कहीं उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो गया। शेव कर रहे हैं, कट लग गया। तो विदाउट एनी रीजन उनको लगा यार ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि हर छोटी छोटी चोट दुख तो देती ही है और लगातार लगती और जब रेगुलर हो रहे तो हर कोई बंदा फिर नोटिस करना शुरू हो ही जाता है क्या, रोज ही कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो वो इस चीज को नोटिस कर रहे थे। हो ये रहा था कि बार बार वो एडमिट होते थे हॉस्पिटल में। कभी कभी उनको इतने हेल्थ इश्यूज आ गए, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, कभी कुछ हो गया। रहते थे अपना 2 दिन और फिर नॉर्मल होके 2-3 दिन में वापस घर आ जाते थे। तो बार बार ऐसे हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे। हुआ क्या कि एक बार ऐसे ही उनकी कुछ थोड़ी सी हेल्थ लो होते होते वीक भी हो गए थे, वो कह सकते हैं इम्यूनिटी लो हो गई। तो वापस उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब हॉस्पिटलाइज होने के बाद, अब क्योंकि इन लोगों को भी लगातार कई बार दिख रहा था कि भाई ठीक होके वापस आ जाते हैं, तो इस बार भी वही सोच रहे थे कि ठीक होके वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, वो नहीं वापस आ रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे हैं। उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया। यहाँ तक कंडीशन पहुंच गई, इतनी तेजी से कंडीशन गिरी उनकी। अब हुआ क्या, ये थर्ड नंबर वाले थे जिनके साथ ये चीज हो रही थी। इनसे बड़े वाले जो सेकंड नंबर के थे, उनका थोड़ा प्यार था इनसे ज्यादा। इन 2 भाइयों जो में ऊपर से दूसरे नंबर के थे, ऊपर से दूसरे नंबर के थे। तो थर्ड नंबर वाले हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो सेकंड नंबर वाले हैं वो इनकी देखभाल में रह रहे हैं। टिफिन लाना ले जाना, हॉस्पिटल में रुकना, उनके कुछ जो काम रुके हुए थे वो काम करना, देखभाल करना, ये सब चीजें कर रहे थे। हुआ क्या कि इधर ये वेंटिलेटर पर पहुंचे, दूसरी तरफ वो जो सेकंड वाले जो हर बार इतनी भागदौड़ कर रहे थे, उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए सेम हॉस्पिटल में। सेकंड वाले भी? हाँ, और उनका तो कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री भी नहीं थी जिसकी वजह से कोई ये सोच सके कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो सबको यही लगा कि शायद भाई वेंटिलेटर पर गया है, उसका इन्हें सदमा बैठ गया है, उसकी वजह से ये इनकी तबीयत बिगड़ी है और ये एडमिट हो गए हैं। सब अपना अपना कॉमन सेंस यही लगा रहे थे। अब हुआ क्या, ये एडमिट हुए हैं, पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला। अभी लोग बस ये सोच रहे हैं कि ठीक है ये सदमा है, निकल के आ जाएंगे। इनका जो चौथा दिन था, ये भी वेंटिलेटर पर पहुंच गए। मतलब ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर रहे, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, दवाइयां लग नहीं रही हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या। अब डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि
कई बार मैंने केसेस में देखा है कि इनको ना फिजिकल हेल्थ नहीं, लेकिन इनको पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। जो इंसान ये सोच के बैठ जाए कि मैं बीमार हूँ, वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो सबको लग रहा था ऐसे इनके साथ हो रहा है। एक चीज़ और हो रही थी कि जो थर्ड नंबर वाले लंबे टाइम से बीमार थे ना, तो उनके कुछ लक्षण ऐसे होने लग गए थे कि लोगों से बात करना कम कर दिया था, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करते थे, घर से बाहर भी कम ही आना जाना कर दिया था। खाने पीने का उनका रूटीन, सोने जगने का रूटीन उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उसके अलावा वो जो पहले फिजिकली जैसे वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव रहना है, वो चीज़ें उनकी छूट गई थी। कम बोलते थे, खोए हुए रहते थे, उदास रहते थे, और किसी से कुछ शेयर भी नहीं करते थे। जैसे पहले वाइफ से, बच्चों से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है, वो सब भी बंद हो गया था लंबे टाइम से। अब वो बैठे बैठे मतलब जैसे पता नहीं किस गहरी सोच में डूबे रहते थे। हुआ क्या कि यही सेम चीज ये जब हॉस्पिटल में है, सेकंड नंबर वाले इनके साथ होनी शुरू हुई कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जब तक घर वाले मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात करनी बंद कर दी। एक तरफ देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, मान लो छत की तरफ देख रहे हैं, कोई आवाज दे रहा है तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो देर से कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस एक तरह से उनकी पूरी तरह से एक्टिव नहीं थी। तो हुआ क्या है, वही 3-4 दिन बाद ये भी वेंटिलेटर पर चले गए। अब तो घर में कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया। डॉक्टर्स के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने ये कर दिया, वो कर दिया, दोनों भाइयों के साथ ऐसा कैसे हो गया। कहने वाले तो कहते हैं। तो इस तरह का माहौल चल रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अल्टीमेटली ये होता है कि जो हेल्दी थे सेकंड नंबर वाले, जिनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, उनकी डेथ हो गई वहां पर वेंटिलेटर के बाद में। वो ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर पाए। जो सेकंड वाले थे, सेकंड वाले थे, उन्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं, उनका तो कोई उनको एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हुआ था उनके साथ में, वो सिर्फ देखभाल कर रहे थे। एकदम से एडमिट हुए हैं, एडमिट होके 2-3 दिन में, 4 दिन में वेंटिलेटर चले गए हैं, वेंटिलेटर पे 2-3 दिन रुक के और डेथ हो गई। थर्ड नंबर वाले अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, खिंच रहे हैं थोड़ा 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 करके कि अब नहीं तो तब नहीं। उम्मीद है कि भाई, होता क्या है कि इनकी डेथ होने के बाद में अब घर वाले कैसे संभालें, क्या सोच रहे हैं। अब इस तरह की बातें चल रही हैं कि यार हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इनके साथ कैसे हो गया। तो ऐसे में घर वाले क्या है ना, देखो हर पूजा पाठ भी देखते हैं, पंडितों वगैरह से भी बात करते हैं, मौलवियों से भी बात करते हैं, जहां से उनको जो मिले, कनेक्ट किया होगा इन लोगों ने। तो वहां से उनको आंसर मिला कि ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन बहुत देर हो गई है। अब हुआ क्या कि जो सेकंड नंबर वाले थे वो इनकी हेल्प कर रहे थे लगातार। शायद अंदाजा लगाया कि शायद इस वजह से इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो गया, करने वाले ने भी कर दिया, तो इनके ऊपर क्रिया ज्यादा चली गई, असर हो गया। अब ये कोशिश कर रहे हैं उन थर्ड नंबर वाले को बचाने की कि भैया इनको कैसे भी रिकवर कर लो। तो इस उम्मीद में वेंटिलेटर पर उनको रखा हुआ है कि शायद इस तरह की कोई क्रियाओं से उनको रिलीफ मिल जाए और वो रिकवर करके वापस आ जाए, इसलिए डिले चल रहा है। लेकिन एट लास्ट कुछ भी काम नहीं किया, उनकी भी डेथ हो गई। जो थर्ड नंबर वाले थे उनकी भी हो गई। ये दोनों भाई अप्रोक्स लगभग 5-6 दिन के गैप में चले गए थे। सेकंड नंबर वाले गए, उसके 5-6 दिन के गैप में वो थर्ड वाले चले गए। एग्जैक्ट डेज मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने भी मुझे उसी तरह बताया था, इतना याद नहीं है मुझे। तो अब ये 2 डेथ हो गई घर 1 वीक के अंदर, ठीक है। तो घर में को आराम है। अब लेकिन सबके दिमाग में ये भी बात है, यार ब्लैक मैजिक किसी ने बोला हुआ है। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि कोई किसी से डिस्कशन नहीं कर रहा है, आपस में नहीं कर रहे हैं। आपस में इस माहौल में कौन करे। सही बात है। अब 4 फैमिली में से 2 फैमिली खराब हो गई, उनकी डेथ है। अब उनसे इस तरह की बातें तो कोई करेगा नहीं। सही बात है। बाकी लोग सदमे में, तो वो बात वहां पर आई गई सी हो गई, सब ठंडा पड़ गया माहौल। अब हम चलते हैं आगे। हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीता, जो सबसे छोटा वाला भाई बचा था, अब कौन बचे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जो सबसे छोटा वाला भाई था, उसको हो सकता है पहले थोड़ी बहुत वो शराब पीते होंगे, अल्कोहलिक होंगे, लेकिन उनकी लत बढ़ती चली गई। वो इतना ज्यादा शराब पीने लगे कि वो खुद ये बोलते थे अपनी वाइफ से,
जब वो रोकती थी कि मैं नहीं पीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता मैं क्यों क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए चीज। उन्हें भी लगता होगा यार इनको लत पड़ गई है, ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और अजीब हुई जो लड़के ने मुझे बताई, जो मुझे भी थोड़ी हिट करी, अजीब लगी। वो लड़का एक्चुअली सेकंड नंबर वाले भाई का बेटा था ना। अच्छा। सेकंड नंबर वाले भाई का बेटा था। तो उसको बुलाते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, शराब के नशे में रहते थे। उसको बोलते थे बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा दुनिया बहुत खराब है, किसी पर भी भरोसा मत करना। ये सबसे छोटे वाले थे वो बोलते थे। वो बोल रहे हैं। अब इसको क्या लगता है यार नशे में है, शायद नशे में कुछ बोल रहे हैं, तो इस बात का वो मतलब नहीं निकाल पाता था। अब होता ही है जनरली, अगर मैं सोबर हूँ आपसे एक बात बोल रहा हूँ तो आप उसको ज्यादा सीरियसली लोगे, और वही वही बात अगर मान लो मैं नशे में आपको बोल रहा हूँ तो आप उतना सीरियसली शायद नहीं लोगे। तो वही वहां पर हुआ, तो वो बार बार ये चीज बोलते थे। तो उसने ये चीज मुझे बताई, तो उसका बाद में पता चला मुझे क्या रीजन था। हुआ क्या कि उनके लिवर्स पर इफेक्ट आने शुरू हो गए, उनके ऑर्गन्स पर इफेक्ट आने शुरू हो गए। अब पता चला कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चलते चलते हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है, और ये लगभग लगभग उसके 1 साल के आगे की बात है। जब इन दोनों भाइयों की डेथ हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर 1 साल के गैप पर उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है। इनकी कंडीशन सेम वैसे ही, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, एक ही तरफ देखते रहना, खोए हुए रहना, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना, कोई आवाज़ दे रहा है तो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करना। कॉन्शियसनेस इनकी भी गई। अब लेकिन क्या होता है, अच्छा भूल भी रहे हैं चीज़ें। ये मेमोरी लॉस भी तीनों को थोड़ी परेशानी आई थी कि आप उनको कोई चीज़ याद दिला रहे हो पुरानी, तो वो उस पर ऐसे रिस्पॉन्ड करें जैसे उनको याद नहीं है। ये इनके साथ भी होने लग गया। सेम इनके साथ इंसिडेंट हुआ, रिकवर नहीं हुए, वेंटिलेटर पर चले गए, वेंटिलेटर पर रहे होंगे वही 2-3 दिन, फिर उनकी भी डेथ हो गई। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बोले यार ये इतना ज्यादा बाई चांस कैसे हो सकता है। सही बात है कि सेम तरह से चीजें हो रही हैं। तो कुछ घर के जो बच्चे थे, इन लोगों के बच्चे भी बड़े थे, ऐसे मान लो कॉलेज गोइंग इतने बड़े थे, तो इतना दिमाग उनमें भी था कि भाई हम पता करें। इन्होंने कहीं पता करवाया होगा इधर उधर, हर जगह ब्लैक मैजिक बताया जा रहा है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। मतलब अगर उन्होंने 4-5 जगह पता करा तो सब 4-5 जगह यही बताया कि ब्लैक मैजिक से सारी चीजें हुई। अब एक बात सिंपल यहाँ पर यह है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमने किसी को बताया कि आपके साथ ब्लैक मैजिक है, वो नहीं बिलीव करेगा, लेकिन रैंडमली किसी और बंदे से वो पूछ रहा है, उसने भी सेम चीज बता दी, किसी और से पूछ रहा है उसने भी सेम, तो उसको बिलीव करना पड़ेगा। सही बात है कि भाई एक ही चीज जब बार बार निकल रही है और इनमें से कोई आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो दैट मीन्स वही सही चीज है, रीडिंग सही है। तो उनके साथ ये हुआ। अब क्या हुआ, इसके बाद में ये लोग इधर उधर अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहे होंगे, किसी से घर का कीलन करवा रहे हैं, किसी से मंत्र जाप हवन वगैरह करवा रहे हैं, कहीं किसी मौलवी जी से बात कर रहे हैं, वो बहुत डिटेल्स में मैं नहीं गया। इन्होंने अपने जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करे, इसके बाद में उसका प्रोसीजर्स का रीजन भी था। प्रोसीजर का रीजन से था कि ये लोग ये चाहते थे कि अब तक जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब आगे हमारे साथ में कोई तो अनहोनी ना हो। उस लड़के को ये भी बता दिया था ना कि बेटा तुम्हारी 2018 में जो तुम्हारे ऊपर हुई थी ना तबीयत खराब, वो भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक था, तुम बच गए थे, क्योंकि उस समय जो जाप वगैरह हवन वगैरह हुए थे उससे वो चीज कट गई थी, नहीं तो वो तुम्हारा जाना तय था वहां से। तो अब इनको ये भी डाउट था कि यार ये 3 मेंबर हमारे चले गए, ऐसा तो नहीं है अब और कोई भी टारगेट पर हो, क्योंकि अच्छा करने वाला कौन है हर कोई ये पूछता है। इन्होंने भी पूछा, लेकिन इनको जो आंसर मिल रहा था ना वो बहुत शॉकिंग था इनके लिए। ऐसे गैस करो आप कौन कौन हो सकता है। पर्सनली बोलो तो मुझे सबसे बड़े वाले भाई पे डाउट जा रहा है, क्योंकि वो एक अभी तक बचे हुए हैं। भाई तो नहीं पर उन अपने पर भी सगे भाई, ब्लैक मैजिक था, बड़े भाई पे भी ब्लैक मैजिक था। लेकिन आपको हिंट मिल जाएगी, हम्म उन पे वशीकरण था। ठीक है। अब आप कहानी समझ गए होंगे।
आंसर में आ रहा था कि जो सबसे बड़ी वाली उनकी वाइफ। उनकी वाइफ थी, वो कर रही थी। हम्म। हस्बैंड पे वशीकरण कर रखा था और बाकियों को निपटाना शुरू कर दिया था। क्लियर लोगों ने नाम बोल दिया था उसका। कुछ लोग होते हैं, इतने सिद्ध होते हैं, जो कि बता होता है, देते। हम नहीं बता पाते। जेन्युइनली मैं तो अपनी कमी को भी एक्सेप्ट करता हूँ, हम नहीं बता पाते ये चीज। हम्म। हम बस इतना बता सकते हैं हमें दिख क्या रहा है। हम्म। लेकिन लोगों ने उसका क्लियर नाम बोल दिया था, वहां से इनको डाउट आ गया था उस चीज से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जब ब्लैक मैजिक करने वाला आपके घर का मेंबर हो ना, तो आप उससे कैसे बचोगे? सही बात है। कब तक बचोगे? तो अब ये किस लिए कटवा रहे थे, क्योंकि अब जो 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 बड़ा वाला भाई था ना, हम्म। एक्चुअली उनकी एक बस सिंगल बेटी थी, हम्म। एक बच्चा था, बेटी थी। हम्म। शी वॉज मैरिड ओके। तब तक। अब जो सेकंड नंबर वाला था, अब भाई था, उसके बेटे की शादी का अब टाइम आ गया था, क्योंकि अब वो बड़ा था उसमें। हम्म। तो ये सोच रहे थे कि ये शादी वगैरह हो उससे पहले हम लोग ये ब्लैक मैजिक वगैरह कटवा लें, खत्म करवा लें, जिससे कि उसमें परेशानी ना आए। हम्म। इसलिए लगे हुए थे। खैर कोई बात नहीं। इनकी भाई साहब की शादी हुई। हम्म। शादी के बाद में जैसे ही कुछ टाइम बीता, हम्म। मान लो महीना भर बीता होगा, महीने भर बाद अब इनका मेरे पे जिस पॉइंट पे कॉल आया था, वो टाइम आ चुका है। अच्छा, इस टाइम पे उन्होंने कॉल आउट किया। उन्होंने इस टाइम पे मुझे बताना शुरू किया हम्म। कि अब मेरी वाइफ है घर में, हम्म। लेकिन अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो डरती है। और मुझे भी कहीं ना कहीं अपने रूम में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है किसी की प्रेजेंस है। हमारे रूम में एक विंडो है, तो वो देखती है, उसको लगता है विंडो के बाहर कोई खड़ा है। उसको स्लीप पैरालिसिस होता है बार बार, और इसकी वजह से परेशान रह रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अब ये बातें उसके कानों तक भी पहुंच गई थी कि इस घर में कुछ ब्लैक मैजिक रहा था या वो, तो वो साइकोलॉजिकली भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी हम्म। और ज्यादा डर चुकी थी। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए हम एक काम करेंगे। अगर उसको बार बार चीजें दिख रही है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी उसको, जैसे कि हेल्थ इश्यूज क्या, नींद पूरी नहीं हो रही थी, उसकी भूख कम हो गई थी, तो अब ये डर गए क्योंकि ये लक्षण पहले दिख चुके थे कुछ कुछ। तो बोले ऐसा तो नहीं, शुरुआत है उस चीज सही की, बात है। तो आप चेक कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 2 दिन 3 दिन का मैंने टाइम दिया, उसके बाद सेशन कर लेंगे। होता क्या है, उसके 2 दिन के बाद में मेरे पास उसकी दोबारा कॉल आई। तो मैंने बात करी। अब वो मुझे बोलता है कि भैया ये ना मेरी वाइफ के हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, और लाल लाल छोटे छोटे दाने जैसे हो गए हैं और हाथ जल रहा है, उसका जलन हो रही है उसको। मैंने कहा क्या हो गया था, कुछ एलर्जी वगैरह हो गई है क्या? बोला पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार डॉक्टर को दिखाओ। तो बोला मैंने डॉक्टर को दिखाया था, कल दिखाया था, तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या रीज़न से हुई है। उन्होंने ऑइंटमेंट वगैरह भी दिया, मेडिसिन भी दी, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हुई है। आज हम फिर गए थे डॉक्टर के पास में, तो उनको नहीं समझ आया एक्चुअली कि ये क्या है। तो उसके बाद मैंने आपको कॉल किया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मेरी आदत क्या, अच्छा मैं उस टाइम बाहर था, घर पर नहीं था, मैं ड्राइव वगैरह कर रहा था। मेरी आदत क्या है, मैं ऑडियो कॉल पर भी हीलिंग शुरू कर देता हूँ कई बार, जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है। इवन स्कैनिंग तक कर देता हूँ, जिसको करवानी होती है, वो मूड की बात है। मैंने कहा चलो मैं उसकी हीलिंग कर देता हूँ। नाम पूछा मैंने, और इसके मीडियम से मैंने वही अपनी हीलिंग वगैरह शुरू करी। हुआ क्या, इतने में मैं घर पहुंच गया हूँ, ये सब करते हुए घर पहुंच के मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे को हाथ में खुजली होनी शुरू हो गई, लेफ्ट हैंड में दाने आने शुरू हो गए आपके? मेरे। आपने क्योंकि उनकी हीलिंग की थी। हाँ, और वो बढ़ते गए और लगभग आधे घंटे में मेरे पूरे हाथ में वो लाल कलर के दाने आ गए, और ऐसा लग रहा था इनमें से कुछ आग सी निकल रही है, जलन हो रही है। और वो चीज़ सेम मुझे हो गई थी। तब मुझे समझ आया वो उस लड़की को क्या फील हो रहा था। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, लेकिन उस केस में हुआ कि बाकायदा फिजिकल चीज उतर आई हाथ में। मैंने कहा भाई ब्लैक मैजिक है, अब तो कोई डाउट ही तो नहीं है डाउट ये। ही नहीं है। हाँ। मतलब अंधे को भी दिख जाए, मुझे टीम की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, सही बात। मेरे ऊपर ही आ गया, और इससे हाँ। ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। मैंने कहा भाई उसी का इफेक्ट है ये। लेकिन फिर अपने हिसाब से हैंडल करा, उसकी क्लींजिंग वगैरह करके ठीक करी। मुझे भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ तक पूरी हथेली तक था। तो खैर वो मैंने हीलिंग वगैरह करी। अब ये बात समझ में आ गई कि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक शुरू हो चुका है। मैंने उसको कुछ प्रोसेस बताया प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई देखो आप एक काम करना,
वैसे वो हनुमान जी का भक्त है, हम्म तो मैंने बोला आप पंचमुखी हनुमान जी की सेवा करो और मंदिर जाया करो। हम्म और एक कैंडल बताई कि हम्म आपको रेगुलर एक कैंडल जलानी है, और इस तरह से एंजल्स को रिक्वेस्ट करनी है प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रोसेस अब शुरू कर दो तुरंत, बाकी तो हम निपटाते रहेंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उसके लड़की के हाथ में वो लाल कलर के निशान आने शुरू हो गए, मतलब जलन होनी शुरू हो गई, दाने आने शुरू हो गए। हर दूसरे दिन आ हर जाता है। दूसरे तीसरे दिन वो मुझे कॉल करते, मैं हीलिंग करता, वो ठीक हो जाते, जलन बंद हो जाती। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, उसका एरिया बढ़ता जा रहा था। पहले केवल अच्छा। जो हथेली तक थे, हाथ तक थे, वो ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे, मतलब वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे थे। हम्म इवन बाद में तो क्या हुआ था कि दोनों हाथों में होने शुरू हो गए थे, इतने तक चीज़ हो गई थी। हम्म तो फिर उसके मैंने बैक टू बैक सेशंस करे, हम्म जो भी था ब्लैक मैजिक वगैरह उसका न्यूट्रलाइज करा। इतने में क्या मुझे पता चलता है कि वो जो लड़का था ना, उसकी मैंने उसके सेशंस करे, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों पे बार बार ब्लैक मैजिक का इफेक्ट रहा हो या बहुत ज़्यादा रहा हो ना, जब हम उनकी क्लींजिंग वगैरह करके उनको नॉर्मल करते हैं ना, तो उनकी जैसे ही एनर्जी क्लींजिंग हो जाती है, ब्लैक एनर्जी हट जाती है, तो उनके सेंसेस ओपन हो जाते हैं एज अ साइकिक। अच्छा। वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं। हम्म तो उस लड़के के साथ ऐसा हो गया। अब वो लड़का बता रहा है कि मेरे को ना रात को एंटिटी दिखी थी, रूम में कोई तो आया था मेरे घर में। वो घर अपने रूम में बैठ के ये देख सकता था कि उसके घर में कहाँ कहाँ एंटिटी घूम रही है, कितनी बड़ी है, कब घर में आ रही है, कब जा रही है। वो लड़का खुद। वो इतना उसको आभास हो जाता था, हाँ। उसके साथ इतनी चीज हो गई थी, क्योंकि पहले हम्म मारण क्रिया वगैरह हो चुकी थी ना उस पे, तो हो गए होंगे उसके सेंसेस ओपन। तो ये सुन के भी मुझे लगा, मैंने कहा यार चल अच्छी बात है वैसे तो तेरे लिए, प्रोटेक्शन करने में अच्छा रहेगा घर का, तुझे हम्म पता चल जाएगा कुछ भी हो रहा है तो। एक शाम को कॉल आता है उसका, भैया क्लींजिंग कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं। कभी कभी की बात है, मुझे भी दिख जाता है। हम्म उस दिन था कुछ ऐसा, हम्म मैंने उसकी क्लींजिंग शुरू करी, क्लींजिंग शुरू करते ही मुझे भीड़ दिखती है। अब लेकिन फिर भी क्रॉस कंफर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिखा तुम्हें? बोलता है मेरे घर को चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा है। मुझे भी वही दिखा था। मैंने उसको बोला नहीं, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था कि मुझे जो दिखा है क्या उसको भी वही दिखा है। हम्म और रियलिटी यही थी कि उसके घर में तो एंटर एनर्जीज हो ही रही थी, लेकिन क्योंकि इतने दिन में थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो गई थी तो ज़्यादा स्पीड से नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसका घर पूरा एंटिटीज ने घेरा हुआ था, भीड़ मतलब पूरा शमशान छोड़ दिया था, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब पूरे घर के आसपास चारों तरफ एंटिटीज ही हैं। चारों तरफ घेर रखे थे, सैकड़ों एंटिटीज ने। मैंने अपनी टीम वगैरह से भी इस बारे में कंफर्म करवाया, मैंने कहा अब इसकी क्लींजिंग करते हैं। तो अपनी साइकिक टीम की हेल्प से फिर मैंने क्लींजिंग करनी शुरू करी उसकी। टाइम लगा होने को, हम्म रात को लगभग 12 तक बज गए थे। तो कहा हमने 9:30 10 बजे शुरू किया था, 9:30 के आसपास। तो वो सब करने के बाद में फिर उसकी वाइफ की दोबारा क्लींजिंग वगैरह करी। इतने में क्या हुआ कि वो मुझे बोलता भैया प्लीज़ आप एक बार घर आ जाओ, हम्म मैं चाहता हूँ आपको कि एक बार आप विजिट करके देख लो। तो हम्म जनरली क्या है कि मैं नहीं जाता, हम्म क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। हम्म लेकिन उसने बहुत इंसिस्ट करा, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। उसका रीज़न क्या था उसका बुलाने का, कि उनके घर पे कोई छोटा सा फंक्शन था, किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह था या कुछ हम्म ऐसा था, बर्थडे ही था। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं आऊँगा, कोई बात नहीं। बुलाना तो काफ़ी टाइम से वो चाहता था, लेकिन वही था कि मैं नहीं जा रहा था, तो अब बहाना उसको मिल गया तो मैं चला गया। हम्म उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया था। हम्म मैं पहुंच रहा हूँ तो आ, वही वाली जो सबसे बड़ी वाली इनकी वो थी, ताई हम्म जी थी, हम्म वो बैठी हुई थी। मैं उनके सामने से क्रॉस होकर गया, और क्रॉस होकर गया मैं इन लोगों के साथ। मैंने इसको बोला अच्छा मैं क्या करता हूँ कि कई बार ऐसे कभी मुझे जाना होता है तो मैं टेरिस पर चला जाता हूँ, अच्छा। ड्यू टू सम रीज़न, हम्म कि मुझे थोड़ा खुलापन चाहिए, और मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली खुल के हम कर पाए। हम्म तो थोड़ा वहीं पे जो था, हमने बात बात की, नाश्ता वगैरह किया, मैंने कहा छत पर चल रहे हैं। मैं उसको लेकर छत पर चला गया। अब हम डिस्कशन हमने अपना शुरू किया इन हम्म चीज़ों को लेकर। इतने में मेरा हेड हैवी होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कि थकान से हो रहा होगा पहला, हम्म क्योंकि बातों में इंडल्ज थे हम। हम्म इतना हैवी होना शुरू हो गया वो कि
मुझे खड़ा रहना मुश्किल हो गया। इवन मेरे लेग्स भी वाइब्रेट करे, 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने कहा यार दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं वहां खड़े होके उसका घर चेक कर रहा था, तो उसके घर में एक कॉर्नर था, टेरेस से दिख रहा था, बाहर हम्म गैलरी से छोड़ देते ना, हम्म जनरेटर वगैरह रखा हुआ था। तो ये जब मुझे हेड हैवी हुआ उससे पहले की बात है, तो मैं उस तरफ झांक कर देख रहा था, तो मैंने उसको ये बोला, भाई ये कॉर्नर बहुत हैवी है। हम्म इसको देखते ही मेरी एकदम एनर्जी हिट हुई है हम्म। हेड में, हेड हैवी हुआ है। बोला इसी तरफ तो मेरी विंडो है। जिस विंडो में उनको दिखते हैं। बोला यही मेरा रूम है और ये मेरे रूम की विंडो है। तो मुझे गूज बम्स आ गए। मैंने कहा यार ये यहाँ बात सुनकर तो मुझे भी आ गई। ये कॉर्नर खतरनाक है इनका, यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा है। अब मेरा हेड हैवी होना शुरू, तो मुझे क्या लगा वो जनरेटर वाली बात से मेरा हेड हैवी होना शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, हम्म नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होने शुरू हुए। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक गया ना, तो अब मैं वॉमिट कर बैठूंगा। मैंने उससे कहा भाई ऐसा है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कॉल पर बात करूंगा जाकर। हम्म मैं डिस्क्राइब भी उसको नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि वो हम्म। डर ना जाए एकदम सही से। बात है। और मैं वहां से जैसे तैसे निकला हूँ। इवन वो मुझे सी ऑफ करने आया बाहर हम्म मेरी बाइक के पास में। तो वहां पर आकर भी वो जब 5 मिनट मुझसे बात कर रहा था, हम्म तो मुझे इतना भारी लग रहा था। मैंने कहा मन में, मैं कह रहा था भाई मुझे छोड़ दे इस समय, इतना मुझे ग्रेटिट्यूड भी मत कर मेरे पे। हम्म एक एक मिनट भारी पड़ रहा है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ मन में। हम्म और मैं वहां से कैसे भी निकला। हम्म निकल के लगभग मैं 2-2.5 किलोमीटर आगे आ गया, थोड़ी ठंडी हवा लगी, थोड़ा नॉर्मल हुआ, मेरा हेड लाइट हुआ। तब मुझे कुछ, मैं सोचता हुआ जा ही रहा था एक्चुअली पूरे रास्ते कि क्यों ऐसा हुआ। तो अचानक इंट्यूशन आया कि यार वो ही बैठी कर रही थी वहां से, उसने मुझे देख लिया था। हम्म। अच्छा, आपको तब वो नोटिस हो गया था कि उसने वो वही है लेडीज? मुझे बाद में उसने बताया कि ओके। आप जब ऊपर आ रहे थे ना, तो वो वहां बैठी हुई देख रही थी आपको, वो ही थी। तो हम्म मुझे बाद में पता चला। तो मैंने उसको कॉल बैक करा, मैंने कहा भाई बहुत अलग चीज़ है। हम्म मतलब मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है, ये बहुत अलग है। क्योंकि मुझे इतनी आसानी से अगर कोई चीज़ हिट कर जाए पॉसिबल नहीं है। हम्म दिस इज समथिंग बियॉन्ड। तारीफ करनी पड़ेगी उसकी इस चीज़ के लिए कि शी इज़ रियली पावरफुल। हम्म कि मुझे मतलब उसने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। हम्म खैर मैंने, मुझे भी इंटरेस्ट आया फिर इस चीज़ में। मैंने कहा अभी तक मैंने भाई तुझे तो टारगेट किया नहीं था, हम्म। मैं तो केवल इनका रिमूवल कर रहा सही था। बात है। तूने मुझे टारगेट कर दिया, जंग छेड़ दी। तूने जंग छेड़ दी। तो फिर ठीक है, आप हम्म आजा मैदान में। हम तो तैयार नहीं थे, हम्म। हमने तो ध्यान नहीं दिया था उस सही चीज़ पर, बात। अनजाने में तूने खंजर घोंप दिया। हम्म मैं वापस लौटा, मैंने अपनी टीम से डिस्कशन करना शुरू करा, उसको भी कॉल पे लिया लड़के को। मैंने कहा चेक करो अब इसको, एनर्जी कनेक्ट करो, डिटेल जब निकालनी और शुरू करी उसके बारे में। तो पता क्या चलता है कि अब क्योंकि मैं वहां होकर आया था, तो टीम देख रही थी एग्जैक्टली मेरे साथ हम्म क्या हुआ। पता क्या चलता है, वो औरत जहां जाती है उसके पीछे भीड़ जाती है एंटिटीज की, वो कभी अकेले नहीं जाती। अगर वो आपके घर आ रही है ना, हम्म। तो एंटिटीज साथ में घुसेंगी उसके। ये हाल था, इतनी भीड़ थी। और इवन वहां से थोड़ा सा डाउट उसने, लड़के ने दिखाया, सर एक थोड़ा सा डाउट और है, इनकी जो बेटी है ना उनको भी चेक कर लो प्लीज। बेटी को चेक करा तो बेटी का भी सेम था। उन्हीं की जो बेटी है? बेटी जो मैरिड हो गई थी, हाँ। वो जहाँ जाती थी उसके साथ भी भीड़ जाती थी। वो सीख रही थी अपनी माँ से। अच्छा। इसके बाद में, अब ये तो हमें समझ आ गया था पूरी कहानी, अब फिर जंग भी छेड़नी है। हम्म उन्होंने क्या करा, वापस इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा। लड़के का मेरे पास कॉल आया 2-3 दिन बाद कि मेरा हेड हैवी हो रहा है सर, और ये इसके हाथों में दोबारा ये हो रहा है, मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में दर्द है, वो चल नहीं पा रही है, सिस्टर को ये हो रहा है। अच्छा एक इंसिडेंट और बताया था उसने उसी रात का, बर्थडे वाली रात का, मेरे जाने के बाद का। क्योंकि उस रात को हम बैठे थे, चेक किया था, है ना, हम्म मैंने बताया। तो उसने ये बताया कि हम लोग जैसे फंक्शन होता है तो सब बैठते हैं ना फैमिली साथ में। हम्म तो हम लोग बैठे हुए थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी बहन थी, वो सामने बैठी हुई थी सोफे पे। हम्म उसने वहां पर पता नहीं क्या किया, सोफे पर ऐसे कुछ स्क्वायर सा बनाया, और उसमें हवन से जैसे आहुति देते हैं, ऐसे कुछ आहुति सी दी और कुछ लिखा। और इसको, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई वहां सामने सामने।
बैठे बैठे। हैं? ये और जो उसने स्क्वायर सा बनाया, मतलब उसने ऐसे ही उसने इशारे से बनाया कि सच में कोई ड्रॉ करा? उसने उंगली से ड्रॉ करा सोफे पर, जैसे हम बैठे हैं ना बच्चे हाँ ऐसे समझ गया, बनाते रहते हैं। हाँ। तो वहां पर सोफे पर साइड में बैठी हुई थी, उसने वहां पर सोफे के उस पे हैंड रेस्ट पर कुछ ऐसे बनाया, बना करके ऐसे इस तरह का कुछ करा, कुछ लिखा, सामने देख रही थी। और उसकी हाथों में जलन होनी शुरू हो गई, दाने आने शुरू हो गए उसकी वाइफ के। ये लोग भागे वहां से अपने अपने रूम में। हम्म। उसके बाद मुझे बताया भैया ऐसा हो रहा है। तब फिर हमारी टीम बैठी, चेक किया था हम्म। फिर कि भाई उसके संग ये भीड़ चलती है ये सब। हम्म। इतनी पावर थी उस पे। तो अब क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद में दोबारा से बताता है, अब मेरा हेड अभी मम्मी का ये वो सब बातें बताई। हम्म। मैंने कहा भाई अब वापस लौटाओ, बहुत हो गया। वापस लौटाया ब्लैक मैजिक। हम्म। जनरली देखो करना तो हमें आता ही नहीं है, हम्म। लेकिन वापस लौटाने के लिए तो हम रिक्वेस्ट लगा ही सकते हैं अपनी एनर्जीज को। हुआ क्या, उसके 2-3 दिन बाद पता चलता है शी इज ऑन बेड रेस्ट, जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। फीवर आ गया है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, आंखें भारी हो रखी हैं, गर्म हो रखी हैं, सब कुछ। बॉडी एनर्जी लेस हो गई है, हम्म। अनेबल टू वॉक। ये इस हाल में पहुंच गई। मैंने कहा अब आएगा मजा। हम्म। पता चला कि नहीं चला। उसको इस कंडीशन में कम से कम 7-8 दिन रही हूँ। हम्म। उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवर हुई होगी। हम्म। रिकवर होने के बाद एक अटेम्प्ट और किया उसने, मानी इसी अब भी तरह नहीं? का। मानी तब भी नहीं। हम्म। इस बार अटेम्प्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। उस दिन मेरे पास रात को 2:30 बजे कॉल आई थी। हम्म। कितने प्रॉब्लम में थे ये लोग, इतनी हैवीनेस हो गई थी इनके घर में। हम्म। तो वहां पर एक ये भी चीज थी कि ये डाउट था कि घर में किसी कॉर्नर में ऐसी जगह, एक ऐसा रूम है जहां पर जो हमेशा लॉक रहता है, कोई नहीं खोलता उसको, लेकिन वो लॉक, वो रूम इनके पोजीशन में है और वहां पर ये कुछ चीजें इस तरह की रखी हुई हैं, करते हैं। तो उस 2:30 बजे वाले सेशन में भी मैंने फिर वो ब्लैक मैजिक वापस कर दिया। उसके बाद फिर वो बीमार पड़ी बंदी, वो फिर बीमार ही रही तब से। हम्म। उसके बाद इनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक होना बंद हो गया। हम्म। और जो भी अपना ये प्रोसीजर करते प्रोटेक्शन वगैरह करके, अब वो लोग ठीक है। तो अब वो फिलहाल सही चल रहे हैं बिल्कुल? वो सही चल रहे हैं। और वो लेडीज का क्या हुआ? वो बीमार है अभी? वो बीमार चल रही है तब से, उसको हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं, वो पूरी ठीक हुई नहीं है। और उसकी बेटी वगैरह ने ट्राई नहीं करा, जिसको उसकी वजह थी हो सकता है सेकंड टाइम बेटी ने ट्राई करा हो या जो भी रहा हो। हम्म। वो अब एक्चुअल में इतनी उसके बाद बात भी नहीं हुई हमारी, हम्म। मेरी उनसे, क्योंकि प्रॉब्लम में होते तब लोग कॉल करते हैं, मैं भी हम्म। बिजी रहता हूँ। तो उसके बाद मैंने भी खबर नहीं ली वो कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन लास्ट जो बात हुई थी उसमें यही बताया था कि सर वो बीमारी चल रही है भैया, और वो अभी तक ठीक नहीं है। मैंने कहा आप लोग ठीक हो ना, तो बोले हम्म। हाँ हम सब ठीक है, आप कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा, बस बैठो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो आपने एक रूम का जिक्र करा जिसमें ये सामान था, वो रूम उस लेडीज का है? हाँ। अच्छा। अब जैसे मान लो कि आप रह रहे हो घर में, हम्म। तो आपके पास 2 या 3 रूम हम्म। है ना? तो अब रहने वाले कितने लोग हैं? केवल 2, हम्म। हस्बैंड वाइफ। बाकी का 1 रूम या 2 रूम तो खाली है ना। हम्म। तो उसमें से एक रूम ऐसा है जिसमें किसी को एंट्री नहीं है, उसमें वो लॉक रहता है, उसकी चाबी हमेशा उसी के पास रहती है, पर ये बोलेगा नहीं कभी उसमें उसको वशीकरण खाली हो नहीं रखा है? छोड़ती। हाँ वो तो वशीकरण हमने चेक कर लिया था, उन पे वशीकरण है ऑलरेडी। अब ये सब क्यों कराया गया, किस लिए कराया गया, तो मेजर रीजन तो यही समझ में आता है। एक तो प्रॉपर्टी, हम्म। दूसरा जेलिसी। हम्म। जेलिसी इसलिए कि कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है बेटा बेटी, ये सब कुछ चीजें। उनकी से बेटी थी। लोगों में ईर्ष्या किस लेवल तक हो सकती है? उनका मोटिव सीधा सीधा ये था, सब कुछ मेरी बेटी का। देवांशु भाई, मेरा एक छोटा सा एक सवाल है। हालांकि इसे छोटा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जैसे बताते हैं कि आपने अभी हीलिंग करी, उसमें उनके हाथों पे रैशेज आ गए थे, वो आपके हाथों पे आ गए। आप लोगों की वीडियो कॉल पे सेशन लेते हैं, ऑडियो कॉल पे लेते हैं, हीलिंग करते हैं। आप मुझे क्या बताएं कि कुछ तो, क्योंकि देखो ये सबके दिमाग में आ रहा होगा जी। कि कुछ तो ऐसे एविडेंस होते होंगे ना, कि भाई जब मैं डिजिटल की से बात कर रहा हूँ तो कोई प्रूफ रह जाए जिससे सबको बिलीव हो जाए क्या वाक्य में ऐसा होता है, और दिवांशु पाठक जी जो हैं वो वाक्य में हील करते हैं जिससे असर पड़ता है लोगों को। जी जी। तो ऐसा कोई एविडेंस है? देखिए एविडेंस मेरे पास बहुत है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं। हम्म। स्क्रीन रिकॉर्डर्स में प्रॉब्लम क्या, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। हम्म। लेकिन मैं वैसे जनरली उनको पब्लिक नहीं करता, क्लाइंट्स को थोड़ा सा प्राइवेट रखने के लिए, प्राइवेसी के दैट्स लिए, व्हाई। कॉन्फिडेंशियल रखने लेकिन का। हाँ फिर भी मैं एक मेरी टीम मेंबर ने एक सेशन हमने रिसेंटली किया था, हम्म। तो अपने दूसरे फ़ोन से उसको रिकॉर्ड करा था, तो उसमें वॉइस भी है, पोजीशन का ही था,
है मेरे पास में, मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अब मतलब अभी आपके पास फोन में है वो? बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें वॉइस वाला जो है वो मैं आपको शो कर सकता मतलब हूँ। उसमें उनकी आवाज भी आ रही है, वो दिख भी रहा और है? इवन इसके पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बहुत सारे सेशंस अपने दिखाऊंगा जिसमें कई लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं, कई लोगों के ऊपर पोजीशंस आए हुए। प्रॉब्लम बस इतनी, स्क्रीन रिकॉर्डर में साउंड नहीं आता, हम्म। लेकिन आपको देख के समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। हम्म। तो वॉइस वाला एक है, मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो अगर मैं उनकी आइडेंटिटी थोड़ी ब्लर कर दूं, हाँ, और अगर उनका कहीं अगर नाम होगा तो मैं नाम हटा दूंगा, बीप कर दूंगा, श्योर। तो दिखा दूं, कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी दिखा सकते हैं ऑन अभी कैमरा? हाँ, दिखा दूंगा मैं। दिखाइए फिर। मेरे पास में है। गाइस यहाँ कोई कट नहीं लगाऊंगा, एडिटर आप भी कोई कट मत लगाना, इसे ऐसे ही चलने दीजिए। ये थोड़ी लंबी फाइल थी तो क्लिप्स में है, मैं हम्म। आपको 2-3 क्लिप्स करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से अ, आप खुद ही प्ले कर लीजिएगा। मैं सेकंड, आवाज़ यहाँ थर्ड, माइक पे फोर्थ प्ले कर है, लूँ? हाँ कर कोई? लीजिए। ओके। कौन सी बता रहे हैं? ये काफ़ी सारी हैं, ये ये सेकंड वाली और ये हाँ, ये सारी। सारी उसी वीडियो की क्लिप्स हैं जो आप देख रहे हैं, एमएक्स के साथ में। हम्म। कब से साथ हो, जल्दी बताओ। कब से साथ हो, जल्दी बताओ। कई सालों से। कितने साल हो गए? शादी से पहले से या शादी के बाद से? गाइस ये क्लिप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये देखो रियल में चल रही है क्लिप, ठीक है? और ये क्लिप में यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी ब्लर करवा के डलवा दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। आप ये क्लिप्स दीजिएगा, मैं इनकी आइडेंटिटी ब्लर करवा के जरूर डलवाना ठीक है, चाहूँगा। श्योर श्योर। बाकी फिर ऑडियंस पे छोड़ते हैं। हाँ नहीं, हमें दिखाने में कुछ नहीं है, पहले भी मैंने 1-2 बार एक क्लिप्स जो मेरे पास आई थी शेयर करी थी। हाँ, किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो, बस हमें उससे इतना ही ध्यान रखना होता है। इसके अलावा तो मेरे पास सैकड़ों हैं। आप बताते तो मैं वहां से अपना बैकअप ले आता, पेन ड्राइव वगैरह ले आता। अगर आप नहीं, इंटरेस्ट मैंने भी इंस्टेंट आया दिमाग में कि जैसे तो आपने भी बताया ना, वो हाथ पे आपके फिजिकली आ गया। इस फोन में भी अभी कम से कम निकल आएंगे, 30-40 निकल आएंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ सारे सेशंस। ऑफ कैमरा वो जरूर देखेंगे, और ये वाली क्लिप्स तो मैं खुद डालना चाहूँगा। बाकी अप टू यू ऑडियंस कि आप इसको कैसे लेते हैं, बट ये बिलीव मी, ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में स्टोरी सुन के आया था, मैंने बोला कि हाथ में वो रैशेज अगर आ गए थे, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं चाह रहा था कोई एविडेंस मिले जो मैं आपके सामने रख सकूं। बाकी अभी आपके ऊपर है इसको कैसे लेते हैं। तो दिवांशु भाई, मेरे से तो वेट हो नहीं रहा, जो आपने पहले ही सस्पेंस खोला था कि हाँ, दूसरी स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, जी जी जी। तो हम उस पर आते हैं बिल्कुल। ये बात है इस वाली दिवाली की जो अभी गई है, हम्म। 2025 में। हम्म। तो एक मेरी जान पहचान की आंटी जी थी, हम्म। जो पहले हम जहाँ रहते थे उसके हम्म। आसपास से जान पहचान थी। तो उनका मेरे पास कॉल आता है, हम्म। और ऐसे ही दिवाली वगैरह के बारे में बात चल रही थी, लेकिन उनका पर्पस एक्चुअली दूसरा था। हम्म। उनकी भाभी, हम्म। उनकी डायलिसिस चल रही थी, हम्म। और हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। हम्म। इनको पता था कि मैं कुछ तो करता हूँ। हम्म। क्यों? क्योंकि इनका कुछ बैक पेन वगैरह था पहले, वो हीलिंग से ठीक हुआ था। हम्म। इनके बेटे के संग थोड़ी बहुत परेशानी थी, उसको बुरे सपने आते थे, हम्म। तो वो मैंने ठीक करा था। हम्म। तो चुड़ैल उड़ैल थी तो वो काटी थी उसकी, तो ठीक हो गया था वो। क्या थी? चुड़ैल थी, चुड़ैल। कितनी इजीली बोलते हो ना, चुड़ैल तो उड़ैल थी। हाँ, थोड़ा परेशान था लड़का, ठीक था। हम्म। तो उनको पता है, तो उन्होंने अपनी भाभी का केवल मेरे को स्कैनिंग के लिए बोला था। हम्म। तो उन्होंने कहा एक बार आप देख लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पूजा पाठ वगैरह हमारी हो गई थी, फ्री हो गया था मैं। हम्म। अप्रोक्स टाइम हो रहा होगा 8:30 के आसपास हम्म। रात का। तो मेरा एक्चुअली ये था कि ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ी सी, हम्म। एक तसल्ली हो जाएगी सामने वाले को। अगर किसी का त्योहार, ये मेरे केवल इतने कह देने से कि नहीं ऑल ओके है, वैसा कुछ नहीं है, अगर ठीक जा रहा है तो क्या बुराई है। मतलब दिवाली वाले दिन थे या? दिवाली वाला दिन था अच्छा, एग्जैक्टली। उसी दिन दिवाली थी? हाँ, बाहर पटाखे चल रहे थे, अच्छा। वो पूजन वगैरह करके फ्री ही हुआ था मैं। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको वीडियो कॉल पर ले लो और मैं देख लेता हूँ, मुझे पता। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मैंने जहाँ तक सुना दिवाली वाली रात तो और भारी होती है ना ऐसे। बिल्कुल हाँ, बहुत भारी होती है दिवाली, होली,
फिर उसके बाद में कुछ अमावस्या हम्म। वो ज़्यादा भारी होती हैं, तो होते हैं कुछ टाइम ऐसे। दिवाली भी अमावस्या ही तो होती है। हाँ, अमावस्या ही होती है। तो उन वीडियो कॉल पर उन्होंने कनेक्ट कर दिया। हम्म। उनकी सामने जो दूसरी आंटी थी हम्म। जिनके हेल्थ इश्यूज थे, तो वो दूसरी आंटी का क्या करा कि मैंने नॉर्मल हीलिंग शुरू करी हम्म। कि अब मैं भले ही सामने वाले को तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन झूठ थोड़ी, हीलिंग तो सच्ची ही करूंगा ना। अगर जो मैं करता हूँ प्रोसेस ईमानदारी से पूरा मैंने करना शुरू करा हम्म। कि भाई ये ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, जिल्स वगैरह बुला के। हम्म। प्रॉब्लम तब हो गई जब उनके ऊपर पोजीशन निकल आया, रियल में आ गया वो। रियल में आ गया। हुआ क्या कि उनको बॉडी में झटके लगते थे, हम्म। जिसका रीज़न ये लगता था कि इनकी डायलिसिस वगैरह चल रही है, तो डॉक्टर्स इसको कुछ बताते हैं कि ब्लड में कुछ पता नहीं कौन सा वो होता है, कोई एसिड वगैरह होता है या कुछ कुछ चीज़ बढ़ जाती है, उसकी वजह से बॉडी झटके देती है। ओके। आई डोंट नो दैट इन मुझे मेडिकल भी इस टर्म्स, बारे उन्होंने में idea बताया भी था, मैं भूल गया। तो उस रीज़न से आ रहे होंगे, तो मुझे भी यही कोई मेडिकल रीजन ही लग रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई जब मैंने हीलिंग शुरू करी, तो वो जो लेटी हुई थी उनको पहले हल्के हल्के झटके आ रहे थे, हम्म। कुछ कुछ सेकंड के डिफरेंस पर, जैसे 10-12 सेकंड के डिफरेंस पर वो झटके बढ़ गए। वो ऊंची ऊंची उछलने लग गई वहाँ बेड पे लेटी हुई। मैंने कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए। हम्म। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये कि मेरे साथ कोई साइकिक मीडियम नहीं है जो मुझे बोल दे नहीं सर ब्लैक मैजिक है, सही बात है। मैं अकेला कर रहा हूँ। हम्म। तो ये तो वही है, अंधे अंधे तीर मारने वाली बात। हम्म। अब वो तो आ गया सामने। हम्म। इतने में क्या होता है कि वो उठ के बैठती हैं, बेडशीट दोनों हाथों से पकड़ के खींचनी शुरू कर देती है और जोरों से हिलना शुरू कर देती हैं। हम्म। अब दिवाली थी तो उनके फैमिली मेंबर्स भी घर पे सारे ही थे। बेटी बाहर जॉब करती है कहीं, तो वो बेटी घर आई हुई थी। बेटा छोटा है उससे, हम्म। तो कॉलेज वगैरह में होगा, तो वो घर पर था। उनके हस्बैंड थे और उनकी माँ भी थी, मतलब लेडीज बच्चों की। की नानी, ओके, लेडीज की जो थी लेडीज उनके की। यहाँ। हाँ, तो ये 4 लोग साथ में थे। हम्म। तो इतने में भूचाल सा मच गया। भूचाल क्या मचा कि वो लोग ये कहने लगे, जैसे बच्चे कह रहे हैं मम्मी क्या हो गया मम्मी, हम्म। और वो उनकी माँ कह रही है, उनको नाम लेके आवाज दे रही है, हम्म। क्या हो गया तुझे, सीधी बैठ, ठीक बैठ। उनकी बेटी को हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से कंठस्थ था, उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। हम्म। अब इस सब में मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कैसे लगाऊं। हम्म। ये गलत भी था हम्म। कि एक इंसान जिसके संग एंटिटी है, आप मान लो मंत्र पढ़ रहे हो हनुमान चालीसा, आपके ऊपर बैकफायर आ सकता है ना। सही बात है। तो अब उसको उतना नहीं समझ आया, वो इतना डर गई थी कि बस वो जोर जोर से हनुमान चालीसा गाए जा रही थी। वो रुकी नहीं, एक बार गा के दूसरी बार गाने लग गई। हम्म। और प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके झटके और तेज हो गए, वो और ज्यादा झूमने लग गए उस सब में, हम्म। कम होने की बजाय। हम्म। अब मैं बीच में उसको आवाज दे रहा हूँ उसका लड़की का नाम देकर, रुक जाओ, मैंने 2-3 बार बोला, उसने नहीं सुना। हम्म। मैं फिर चुप बैठ गया, मैंने कहा अब कर लो पहले अपने अपने मन की। हम्म। जो पहले वाली आंटी थी जिन्होंने कनेक्ट करा था, उनका बेटा भी था साथ में उनके, हम्म। तो उसका नंबर था मेरे पास, तो मैंने दूसरे नंबर से उसको कॉल करा। मैंने कहा भाई उनको मना करो, हम्म। अगर कोई दूसरा नंबर है कॉल करके, तो अगर वो ऐसे करेगी तो उनके ऊपर उल्टा एनर्जी अटैक, एंटिटी अटैक कर सकती है। हम्म। वो छेड़छाड़ ना करे और मेरी तो सुन ले कम से कम। हम्म। उसने कॉल करा होगा तब उनको रुकवाया। अब मैंने कोशिश करी कि एक बार चेक करके देखते हैं क्या एंटिटी बात भी करेगी। हम्म। तो मैंने बोला, मैंने कहा बताओ, आगे आओ, पूरा आगे आओ, मुझे बताओ तुम कौन हो। हम्म। वही जो अभी अपने जैसे वीडियो में देखा ना, हम्म। वो सेम ऐसा ही सीन था। मैंने कहा कौन हो आप, लेकर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, साथ लेकर जाऊंगी। वो लेडीज बोल रही है। वो हाँ। तो अच्छा, इन सेशंस में मैं थोड़ा सा कभी कभी लाइट मूड रखता हूँ, जिससे लोगों को जो डर लग रहा है थोड़ा कम हो जाए। हम्म। मैंने कहा अरे बहन जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, हम्म। साथ लेके तुम जाओगे नहीं जाओगे इस पे बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ तुम हो कौन। हम्म। तो बोलती है नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं लेकर ही जाऊंगी, मैं लेने आई हूँ, मैं लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा बहन मेरी बात भी तो समझ ले। एकदम से चिल्ला के बोलती है बहन मत बोल मुझे। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, मैं तो बोलूंगा, तुझे बुरा लग रहा है तो लगता रहे। फिर वो बोलती है कि मैंने कहा ये बता कब से साथ में है, बहुत साल हो गए। सेम ऐसा जैसा भी वीडियो में हमने देखा था, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो मैंने कहा किसने भेजा है, हम्म। तो बोली नहीं बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है नहीं बताएगी तो फिर खत्म करेंगे तुझे। हम्म। इतना मैं समझ गया था कि या तो चुड़ैल है या डायन है। लेकिन मैं इतना भी समझ गया था कि अब मुझे किसी साइकिक मीडियम की अत्यंत आवश्यकता है। हम्म।
अकेले मैं कर तो दूंगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आंखें बंद करके करना हो जाएगा ना एक तरीके से हो कि जाएगा। कई बार क्या होता है कि मान लो मैं कर रहा हूँ और वहाँ कोई दैवीय शक्ति है इस तरह की, मैं इंसल्ट कर देता हूँ, हम्म कभी कभी गलती से हो जाता है मुझसे, हम्म तो वो ऐसी कोई चीज़ ना हो। हम्म तो मैंने अपनी उसको साइकिक मीडियम को ऐड करा, मैंने उसको नेहा को ऐड करा था उसमें। ओके लकीली उसने कॉल उठा लिया था। मैंने पूछना शुरू करा क्या हुआ, तो उसने बताया कि साथ में एक ये फीमेल एंटिटी है जो लगी हुई है, इसके अलावा घर में कुछ और एंटिटीज भी घूम रही हैं। हम्म तो खैर उसका मैंने रिमूवल प्रोसेस शुरू करा एंटिटी का धीरे धीरे। उसमें वो बार बार चैलेंज करती रही, बोलती रही। अब हम्म मुझे टाइम ख़राब नहीं करना था उस चीज़ पर। मैंने उनका रिमूवल करा, एंटिटी का ख़त्म कर दी। हम्म यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। इसके बाद में मैंने उनको कुछ उपाय बताया प्रोटेक्शन का। हम्म मैंने उनको बताया कि आप इस तरह से जो पूजा पाठ करते हो, आप दीपक जला के करो। और साथ में मैंने कैंडल का भी प्रोसेस बताया प्रोटेक्शन के लिए कि आप ये चीज़ शुरू कर दो डेली। हम्म यहाँ तक बात चली। अब मुझे उसके बाद में कहानी पता चलती है, इस सब के सेशन के बाद में। उस दिन तो मैंने बोल दिया अब आप रेस्ट करो, क्योंकि वो हम्म बिल्कुल निढाल हो चुकी थी इस हम्म सब के बाद में। मैंने कहा आप रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। मुझे भी लग रहा था यार त्योहार का दिन है, अब मैं हम्म और घंटे बर्बाद करूँ, उसके भी नेहा के भी करूँ, तो उससे बेटर है कि मैं बाद में बात करूँगा। हम्म बाद में मैंने बात करी उनकी बेटी से ही, क्योंकि वो बड़ी थी, समझदार थी। मैंने कहा आप लोगों को क्या बिल्कुल भी इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि इनके साथ कोई ऐसी चीज़ है? हम्म भैया हम तो ये सब मानते ही नहीं है। मतलब हमारा ऐसा है कि 50-50 है, हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पापा तो बिल्कुल अगेंस्ट है इन चीज़ों के, वो बिल्कुल नहीं मानते। इवन कई बार पापा में और नानी में झगड़ा हो गया इस चीज़ को लेकर। हम्म नानी बोलती है मुझे घर में कभी कोई आंगन में खड़ा दिखता है सफ़ेद कपड़ों में, या कोई गुजर कर गया, तो वो जब भी ये चीज़ बोलती है कि इनको कहीं दिखा लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो पापा उनसे लड़ जाते हैं। हम्म बोलते हैं कि तू आप हम वैसे ही परेशान हैं, ये सब फालतू की बातें यहाँ पे दिमाग में मत डालो, ये सब बातें मेरे घर में करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म तो हम नहीं मानते। इसके बाद मैंने पूछा कि आपको कहीं कोई डाउट है किसी पर? हम्म चलो इंटरेस्ट नहीं है आपका, आप नहीं गए उस चीज़ में। हम्म उससे पहले उन्होंने कहीं दिखाया भी नहीं था। हम्म लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि हमें डाउट आ जाता है कि यार किसी ने किया या नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम्म तो बोली कि हाँ, हमारे जो बिल्कुल लगा हुआ घर है, हम्म हमारा हमसे अगला वाला, वो इन चीज़ों में है। प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके यहाँ पर डॉग था। ओके तो वो डॉग रोज हमारे घर के आगे दरवाजा गंदा करके जाता था। हम्म हमने उनको मना करा, हम्म एक बार, दो बार, तीन बार। मम्मी रूड हो गई, मम्मी ने उनसे झगड़ा कर लिया, डॉग को भी मार दिया, एक दो बार मार के भगा दिया। हम्म तो उसके बाद जब वो झगड़ा हुआ था, उसके बाद से उन्होंने कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी। हमें कई बार क्या होता था कि हमारी छत पर उन्होंने पता नहीं क्या पॉलीथिन में वही ह्यूमन वेस्ट, वो गंदी चीज़ें फेंक दी थी। हम्म कई बार क्या हुआ, एक बार हमने देखा कि हमारे घर के आगे थोड़ा सा कच्चा है, जैसे पेड़ वेड़ लगे होते हैं ना कई बार घर के आगे, तो वहाँ पे कुछ आ, किसी ने कोई खुदाई करी है कि इस तरह का लग रहा था। तो हमने जब वापस उसको डिग करा, तो पता चला कि उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें दबा के रखी हुई थी। इसके अलावा कभी हमें दरवाजे के आगे कुछ पड़ा हुआ मिल जाता है, हम्म सिंदूर वगैरह और राख वगैरह, जैसे पता नहीं। तो कुछ ना कुछ वो करती रहती है, और ये इसको करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। हम्म तो मैंने कहा यार ये इनकी नई चीज़ तो नहीं है, इतनी जल्दी हम्म नहीं इफेक्ट कर सकती, चीज़ तो ये पुरानी ही है। हम्म और जो उनकी कंडीशन थी वो देखकर भी मैं ये समझ गया था कि इन पे मारण क्रिया हुई है, लेकिन स्लो वाली हुई है। ओके क्योंकि जब किडनी विडनी जाने लग गई, ऑर्गन्स पे बात आने लग गई, और उनको और भी हम्म प्रॉब्लम्स हो रही थी ऑर्गन्स की, तो मेरा डाउट फिर इसी तरफ गया कि इसकी वजह से हो रहा होगा। तो बोले कि नहीं, हम तो डॉक्टर्स को देखा देखा के परेशान हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते थे, वही करते हैं, अब हमें तो यही लग रहा है। हम्म मैंने कहा फिर आज अब आपको बिलीव हुआ है इस चीज़ पर? हम्म तो बोली भैया अब हम क्या ही कह सकते हैं, जो है सामने ही है, आप बस ठीक कर दो उनको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या सीन होना शुरू हुआ कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम्म उनके हस्बैंड के नंबर से मेरे पे, क्योंकि बेटी वापस चली गई थी जॉब पे, हम्म तो उनके हस्बैंड के नंबर से मुझे वीडियो कॉल आती थी। तो मैं कॉल पिक करता था, तो वो ये बताते थे कि ये भैया बात कर लो। तो मैं जब उनसे आंटी से बात करता था, तो बोलती थी मेरे को झटके आ रहे हैं बॉडी में। तो मैं थोड़ी हीलिंग करता था, झटके बंद हो जाते थे, वो सो जाती थी। नहीं तो पूरी रात सोना नहीं हो पाता था, पूरी रात झटके आते थे।
हस्बैंड को बिलीव हो गया था फिर? वो खुद कॉल लगा के देते थे। तभी मैंने बोला कि खुद कॉल कर रहे हैं ना। हाँ, फिर उसके बाद से तो ये हो गया था कि उनके ही नंबर से कॉल आती थी। जैसे कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि उन आंटी ने कॉल लगाई है, मैंने नहीं उठा पाई किसी रीज़न से, तो फिर उनके हस्बैंड की कॉल आती थी, व्हाट्सएप कॉल भी आती थी, नॉर्मल कॉल भी आती थी। और नहीं अगर मैं उठा पाया हूँ तब भी, तो फिर जो पहले वाली आंटी जिन्होंने कनेक्ट करा था उनके पास कॉल जाती थी, फिर उनका मेरे पास कॉल मैसेज आता था कि उनसे एक बार बात कर लो। तो अब मैं कर सकता होता तो पहले ही कर सही लेता, बात। किसी सेशन में बिजी हूँ या कुछ और है, नहीं कर पाता, फिर मैं देखता था। सरप्राइजिंगली यही होता था कि मैं उनकी हीलिंग करता था, झटके बंद हो जाते थे और उनको नींद आ जाती थी। जनरली वो मेरे को 9:45-10 बजे करती थी, जो उनका सोने का टाइम था। लेकिन धीरे धीरे गैप आने लगा था। जो उनको शुरू में हर दूसरे दिन प्रॉब्लम हो रही थी, फिर 2-3 दिन बाद होनी शुरू हुई। 2-3 दिन नॉर्मल है भैया, 2-3 दिन तक ठीक था, उसके बाद आज झटके से आ रहे हैं, अभी शुरू ही हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल लगा लिया, तो मैं फिर आराम से सो जाऊंगी। मुझे नहीं पता, मैं आपको कॉल करती हूँ तो मैं फिर सो जाती हूँ आराम से। अच्छा, मुझे भी इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था। बोली कि नहीं, अब तो डॉक्टर ने भी बता दिया, ब्लड में वो चीज़ जो जो भी होती है कि वो भी अब नॉर्मल है, तो झटके नहीं आने चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। अब तो एंटिटी भी नहीं है, हमने क्लींजिंग भी कर दी है। बाद में मुझे सडनली रियलाइज हुआ, मैंने कहा इनके घर की प्रोटेक्शन नहीं बनी हुई है, शील्डिंग नहीं है, और जब भी कोई एंटिटी घर में एंटर होती है तो इनकी बॉडी रिएक्ट करती है, इनको झटके आते हैं, और जब मैं क्लींजिंग कर देता हूँ घर की तो एंटिटी रिमूव हो जाती है, तो इनको झटके आने बंद हो जाते हैं। सबकी बॉडी अलग अलग तरह रिएक्ट करती है, किसी को गूज बम्स आते हैं, किसी को वाइब्रेशन आते हैं। ये भी सुना होगा, किसी ने कुछ देख लिया, एंटिटी से इनकाउंटर हो गया, उसके बाद फीवर आ गया। हाँ। तो बॉडी सबकी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, इनको झटके आते थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब परेशानी वाली बात नहीं, आप मुझे कॉल कर लो, वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बस आप वो शील्डिंग के लिए जो मैंने उपाय बताया था ये करते रहो। मेरा ये मानना था शील्डिंग हो जाएगी घर की एक बार प्रॉपर, एंटिटी आने रुक जाएंगी, झटके आने अपने आप बंद हो जाएंगे, तो सही चल रहा था। एक दिन अचानक से मैं बाहर गया हुआ हूँ और चाट खाने गया हुआ था। जैसे ही मेरे हाथ में चाट आई, इधर से मेरा फ़ोन बजा इनका, उन्हीं के हस्बैंड का कॉल था, वीडियो कॉल मैंने रिसीव करा, तो उन्होंने दिखाया उनको आंटी को, उनकी हालत ख़राब। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, भारीपन और झटके आ रहे थे तेज तेज। मैंने कहा यार, सडनली मुझे लगा डाउट हुआ, दोबारा ब्लैक मैजिक हो गया क्या। मैंने उनकी हीलिंग वहाँ पे शुरू करी। अब आप इमेजिन करो कि मैं एक ऐसी भीड़ भरी जगह पर हूँ जहाँ पर कई लोग हैं और चाट खा रहा हूँ, सामने वीडियो कॉल चल रही है जिस पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी, जो भी करता हूँ हीलिंग के लिए, एंजल्स वगैरह को। तो कभी कभी सुन लेते हैं लोग और देखते हैं क्या चल रहा है। खैर, उनको मैंने वहाँ ओके कर दिया उस चीज़ के लिए। अब वो बोलते हैं एक चीज़ कि भैया एक बात बतानी थी, मेरी बहन ने एक हीलर बताई थी लखनऊ की, बोली थी कि आप उस हीलर से एक बार बात कर लो, हीलिंग करवा लो, वो अच्छी है। किसकी बहन ने बताया? लेडीज की? जिनके ऊपर पोजीशन था उनकी बहन ने। उनकी बहन ने। तो मैंने कल उनसे बात करी थी, और जब से मैंने उनसे बात करी, हीलिंग करवाई है, तब से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, कल से ही ज़्यादा ख़राब हुई है। तो मैं क्या करूं, उनको मना कर दूं? मैंने कहा अब ये तो आप डिसीजन लो, भाई हम नहीं बोल सकते ना इस चीज़ को। मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है तो मना कर दो, फिर वो बेटर है। ठीक है भैया, मैं मना कर देती हूँ। वहाँ कॉल कट हो गई। ये टाइम हो रहा होगा अप्रोक्स 8 बजे के आसपास का। मेरे पास रात को 10 बजे दोबारा कॉल आई। रात को 10 बजे मैंने जो सीन देखा ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा बहुत रेयर होता है जब मेरे दिमाग में ये आता है ये केस हाथ से बाहर गया। वो मैंने जो सीन देखा ना, वहाँ मेरे दिमाग में यही थॉट आया, ये केस हाथ से बाहर गया। इतनी उनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। एक होता है ना, जैसे आप किसी इंसान को देख रहे हो कि उसकी कॉन्शियसनेस बॉडी की दिख नहीं रही है, बिल्कुल अनकॉन्शियस सा है, बेहोश सा है, हालांकि मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, आसपास कौन क्या कर रहा है। तो इस स्टेट में थी टोटली। और मैंने कहा यार ये क्या हो गया इनको। तुरंत मैंने अपनी सारी टीम इकट्ठी कर ली। मैंने कहा चेक करो। तो अब उसमें एक बहुत अजीब रीडिंग आई। मैं अब प्रॉब्लम क्या, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं।
प्रॉब्लम क्या आ रही, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा उस चीज को कैसे भी करके। ऐसा बहुत टेक्निकल केस होते हैं, उसमें होता है हम्म कि उन्होंने कोई ऐसे ब्लॉकेजेस लगा दिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। हम्म तो टीम ने एक बात बोली, उसने विराज ने बोली, सब ओके थे, नेहा, अर्पिता, महिमा जी, विराज, सब थे। हम्म तो विराज को थोड़ी नॉलेज थी इस चीज़ की। विराज, इन लोगों ने बोला कि सर बहुत अलग सी एंटिटी दिख रही है। मैंने कहा कैसी? कि आदिवासी होते थे ना पुराने टाइम में, जैसे उनके देवता हूँ वैसे। तो मैंने कहा ये एंटिटी, तो बोले हमने कभी पहले तो नहीं देखी। मैंने कहा ये एंटिटी कहाँ से आ गई इस केस में, हम्म कहाँ से और वो कनेक्ट हुई? सबको दिख रही थी, सारे साइकी हाँ, मीटिंग वही सबको दिख दिख रही थी। रही थी। मैंने कहा पता करो। सब अपने अपने थॉट बता रहे हैं। इतने में विराज बोलता है, सर ये पैगन गॉड्स हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन हम्म कभी बहुत उसमें गया नहीं डीप में। हम्म उसने नाम भी बताया एक दो हम्म पैगन गॉड्स के। मैंने कहा पैगन गॉड्स यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंज। हम्म तो वो बोल रहा है कि सभी लोग बता रहे हैं कि सर अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, ये पैगन गॉड्स। और सर ये बहुत पावरफुल होते हैं, हमारी एनर्जीज हमारे ये रोक नहीं पा रहे इनको, कंट्रोल में नहीं आ रही है। अब उधर उनकी लाइफ एनर्जी कम हो रही है लगातार। मैंने कहा भाई ये आज मुझे लग रहा है हाथ से गया, केस सीन गया। फिर मैंने कहा बहुत हो गया। होता है, देखो ऊपर वाले को उपाय निकलवाना है तो वो निकलवाता है। हम्म मैंने उनसे बोला आप एक काम करो, एक दीपक जलाओ घर के मंदिर में अभी के अभी, नरसिंह भगवान के नाम का। हम्म अब ये अगर इतने उग्र हैं तो इनको हम ये दिखाएंगे कि बेटा तुम कुछ नहीं हो, उग्रता हम दिखाएंगे क्या होती है। तो मैंने उन लोगों से नरसिंह भगवान का दीपक जलवाया। हम्म और फिर हम लोगों ने नरसिंह भगवान की को रिक्वेस्ट करी हेल्प करने के लिए। तो नरसिंह भगवान ने वहां पर उनकी शील्डिंग कर दी हम्म और उस चीज को रोक दिया। साथ में फिर विराज ने एक चीज और बताई कि सर ये ना नेचर की पावर्स को यूज करते हैं, फॉरगॉटन गॉड्स हैं, ओके बहुत पुराने वाले, हम्म मतलब बहुत ज्यादा पुराने। हम्म तो अगर नेचर की पावर हम लगाएंगे कोई, हम्म तो ये फिर रुक सकते हैं, हम्म शांत हो सकते हैं। हम्म नेचर की पावर्स हमारे पास हैं। हम्म तो मैंने उनको आगे करा। उनको आगे करने के बाद वो लोग रुक गए। लेकिन साथ में एक चीज और भी हुई, क्योंकि मैं तो सब कुछ ही ट्राई कर रहा था। हम्म मैंने उनको ये भी बोला, कई बार क्या होता है सामने वाले पे विपत्ति आई होती है, मुझे लग रहा है ये नहीं झेल पा रहा, तो मैं जानबूझ के उस चीज को हिट करता हूँ कि वो उससे डाइवर्ट होकर मेरी तरफ आए। हम्म तो मैंने उनको थोड़ा सा ऐसे भी हिट करा, अरे उसको छोड़ो, तो मेरे पास आओ, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ क्या है। तो वहां से डाइवर्ट हो गए, वो आंटी ठीक हो गई वहां पर। इतने में फिर मैंने जब अब नेचर की पावर्स लगाई, हम्म उनकी जो भी कनेक्टिविटी बनी हो, क्योंकि मैं भी नेचर से काम करता हूँ, वो पैगन गॉड शांत हो गए। हम्म तो नेक्स्ट डे तक वो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, ओके उन्होंने अटैक नहीं करा मेरे ऊपर। हम्म और वो ऑब्जर्व शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का इंसान हूँ, जानवरों के लिए जो अच्छा हो जाए, हम्म पेड़ पौधों के लिए। जो मैं एक फूल भी नहीं तोड़ता हूँ, हम्म और मैं एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मारता, हम्म मच्छर मार देता हूँ। वो मार देना चाहिए, हम्म खून पीता है। तो इस वजह से वो चीज़ मेरे पे अटैक नहीं करी। हम्म फिर बाद में जब हमने और रीडिंग करी तो हमें पता चला इसका दो में से एक रीज़न हो सकता है। वो जो हीलर थी, हम्म स्ट्रेंज बात यह है कि उसकी पैगन गॉड्स से कनेक्टिविटी थी, वो जो उनकी बहन ने बताई लखनऊ थी। वाली। हाँ अब मुझे ये इसका रीज़न एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता कि वो नाराज़ हो गई थी इनकी इस बात से कि आप हीलिंग मत करो मेरी, हम्म उसने जान के ये चीज़ करी, हम्म या फिर उसने पैगन गॉड्स को हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट करा था, लेकिन बाद में इसने बोला कि आप वापस आ जाओ, मत करो, तो वो वो खुद ही नाराज़ हो गए थे। हम्म लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ नुकसान तो उनके कह रही। लिए डिस्ट्रक्टिव हो गई थी, हम्म और हमारे लिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी पूरी तरह से। दैट टाइम मैंने पहली बार देखा था कि यार इतनी पावर भी सामने हो सकती है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उससे उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म तो इतना सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में फिर वो मैंने उनको बताया, रीज़न बताया कि आपको देखो ठीक हो गए थे आप, हम्म आपकी बॉडी झटके इसलिए लेती है हम्म क्योंकि घर की प्रोटेक्शन नहीं, शील्डिंग करवाओ, हम्म वो सही हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर उनका एक दो बार तीन बार मैक्सिमम कॉल आया होगा वो, तो हम्म। उसके बाद ठीक हो गई थी वो। मतलब हमारे इंडिया में भी लोग ऐसे कुछ हैं जो पैगन गॉड्स को मान रहे हैं? ये मैंने पहली बार देखा था, कि मैंने भी पहली बार ही सुना है ये। स्ट्रेंज था।
आप नाम ले रहे हो, मेरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं, वो कनेक्ट हो रही है एनर्जीज। पर मैंने भी इतना जाना है वो होते बहुत पावरफुल है ना। बहुत पुराने हैं ना। और आई गेस कुछ साउथ इंडिया साइड पे भी कुछ ऐसे देवी देवता को मानते हैं जो वैसे नेचर से रिलेटेड ही हैं, और कुछ काइंड ऑफ उस टाइप के हाँ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हाँ। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। एक नाम आता है आपके वेस्टर्न कल्चर में, बैफोमेट, हाँ, गोट हेड। गोट हेड। हाँ। तो वो जो गोट हेड है उसको कुछ लोग बोल देते हैं लूसीफर है, कुछ लोग बोल देते हैं सैटन है, कुछ लोग हम्म। बोल देते हैं कुछ और है, कुछ और है। लेकिन एक्चुअल में वो एक नेचर की पावर है, अपोजिट, बैलेंस ऑफ अपोजिट्स। हम्म। तो बैलेंस ऑफ अपोजिट्स का मतलब है मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस, उसको ओके। रिप्रेजेंट करता है। हम्म। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस, हम्म। उसको रिप्रेजेंट करता है। एनिमल एंड ह्यूमन। जो भी जो दो अपोजिट पोल्स होंगे, क्योंकि उनका गोट हेड होता है ना। जैसे लव और हेट, इसका ओके। बैलेंस, मान लो कोई अच्छा, भी। वो एक साइन होता है ना उनका बैफोमेट का, ऐसा करके। ये इस तरह का एक ये ऊपर होता है, हाँ। ये होता इस। है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एल्केमी पढ़ा है ना, ओके। एल्केमी के बारे में बोलते हैं कि ये आपके धातुओं को सोने में बदलने की एक हम्म। पद्धति कभी होती थी इस तरह की। तो ये एल्केमी क्या है कि ये इसमें इतनी पावर है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये उसका साइन है। ओके। इसके बाद देखिए यही साइन नीचे को जाता है, हम्म। ये लेफ्ट हैंड नीचे को, हम्म। ये ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग किस किस लिए है? एज अबो, मतलब हम राइज कर रहे हैं कॉन्शियसनेस से, सो बिलो, लेकिन हमारी रूट्स भी नीचे जा रही हैं, हम नीचे से भी स्ट्रांग बन रहे हैं। हम्म। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऊंचाइयां तो छू रहे हो पेड़ की तरह, लेकिन आपकी जड़ें आप, तो वो ये बताता है कि भाई आप केवल ऊपर ऊपर जा रहे हो तो खोखले हो आप। हम्म। आप डार्कनेस को कैसे छोड़ सकते हो, पाताल को कैसे भूल सकते हो, जड़ें सही तो बात है। वही जाएंगी ना नीचे। स्वर्ग है तो नरक भी है। हाँ, आपको इन दोनों के बीच में रहना है और हम्म। बैलेंस रहना है। तो वो एक एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन है नेचर की पावर का, तो मैंने उसी को आगे करा था। हम्म। और उसके अलावा हमारी, मैंने जो हिंदी में बोलते हैं प्रकृति देवी करके, उनसे हम्म। प्रार्थना करी थी, हम्म। तो वहां से फिर वो मान गए थे। आप समझ पाओगे आप कि हमने क्यों बोला चेजिंग शैडो पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी साथ में बैठ के सीखते हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि घर की शील्डिंग कर लें, अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स यहाँ पर होंगे जिनको सच में ज़रूरत होगी, वो तो आप तक पहुँच जाएंगे। जी आपके डिस्क्रिप्शन में आपके आईडीज़, आपके चैनल, सब कुछ वहाँ होंगे, वहाँ से वो पहुँच जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी खुद नहीं पता कि वो किसी प्रॉब्लम में है या नहीं है। जी। तो ऐसी कोई बेसिक सी शील्डिंग होती है जो हर कोई अपने घर में कर ले, जिस वजह से। मेरे पास दो तरीके हैं। हम्म। आपके दो सवाल थे इसमें, एक नहीं, हाँ। दोनों का जवाब देता हूँ। पहली चीज, जिनको ये पता नहीं है, डाउट है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हम्म। वो रोज अपने घर में एक वाइट कैंडल जलाएं, और कैंडल जला के बस इतना बोले, देवांशु सर के एनर्जीज और एंजल्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी और मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन बना दीजिए, मेरे घर की प्रोटेक्शन बना दीजिए, क्लींजिंग कर दीजिए। ओके। ये अगर कुछ दिन करेंगे, 10 12 दिन 15 दिन, हम्म। तो उनके घर की छुपी हुई चीजें उनके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे एंटिटीज हो, हम्म। उनको आभास होने लगेगा। हम्म। अगर फिजिकली वो एक्टिव हैं तो उनको टच फील होने लगेंगे, हम्म। ड्रीम्स में दिखने लगेंगी। हम्म। मतलब जो चीजें छुपी हुई हैं वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। ब्लैक मैजिक, कई लोगों को आंसर तक आ जाता है इससे कि ब्लैक मैजिक किसने किया, कब किया, वो चीजें उखड़नी शुरू हो जाएंगी। भले वो आपसे कभी मिले ना, जानते ना कभी हो, नहीं मिले हों। है ना, बस वो एक कैंडल लगा के अगर ऐसा बोलेंगे तो उनको। हाँ ओके। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल होगा। हम्म। दूसरी चीज, शील्डिंग कैसे कर सकते हैं? हम्म। देखो, शील्डिंग के दो तरीके हैं। पहला ये है कि जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि में माता के नाम का दीपक जलता है, हम्म। अखंड दीपक हम्म। जलता है। तो दीपक का मतलब ये होता है कि उसकी लौ पर देवी या देवता की शक्ति बैठती है उतनी देर तक, हम्म। हम्म। क्योंकि अग्नि पवित्र होती है, हम्म। इसलिए हम कैंडल में अग्नि का प्रयोग करते हैं, दीपक में अग्नि का प्रयोग करते हैं। हम्म। अब यहाँ पर जो लोग बोलते हैं अरे दीपक अच्छा होता है, कैंडल बुरी होती है, भाई दीपक कैंडल में देखो, अग्नि देखो आप, हम्म। क्योंकि अग्नि पे पॉजिटिव शक्ति वास करती है पवित्रता की वजह से। हम्म। तो वो अखंड दीपक जो जलता है उससे प्रोटेक्शन बनती है। हम्म। तो मैंने इस वाले केस में, जिसमें नरसिंह भगवान को रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को ये बात बोली थी कि ये चीज़ अब केवल कैंडल से मुझे नहीं लगता हम लोग संभाल पाएंगे। हम्म। अब आप 40 दिन तक हम्म। नरसिंह भगवान का अखंड दीपक जलाइए, और डेली उनके कवच का जो मैंने लिंक भेजा है हम्म। सुनिए, पाठ को,
कर सकते हैं तो पढ़िए। हम्म, तो ये अखंड दीपक जो जलते हैं 40-41 दिन तक, तो घर की एक परमानेंट प्रोटेक्शन बननी शुरू हो जाती है। हम्म, इवन हमने यहाँ तक भी देखा है कई केसेस में, जहाँ पर हम केसेस में तांत्रिकों को चेक करते हैं, ब्लैक मैजिक करने वालों को, हम्म, तो जब हम वहाँ तक पहुँचते तो उनकी शील्डिंग, उनके यहाँ हमेशा ही दीपक जलता रहता है। कोई हम्म, 20-40-50 दिन नहीं, मतलब परमानेंट जल रहा है वो प्रोटेक्शन के लिए। हम्म, अब वो प्रोटेक्शन हम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो दीपक के थ्रू लगातार बन भी रही है, हम्म, तो हम कैसे एंटर करेंगे? सही बात। हालांकि उसकी एक अलग ट्रिक है, हम तब भी कर जाते हैं हम्म। ये तरीका, लेकिन प्रोटेक्शन शील्डिंग का होता है। तो बेसिकली अगर कोई है तो वो जिस भी देवी देवता को मानते हैं तो उनके नाम का अगर दीपक जलाएंगे तो उससे भी शील्डिंग होती बिल्कुल। है ना। तो जो लोग कहते हैं कि दिवांशु सर दिवांशु पाठक जी से वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट करते हैं या उनके तो चलते हैं, तो फिर ये सब क्या है? आपको शायद इसका जवाब मिल गया होगा। क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि एक अखंड दीपक जलाएं जिस भी कुल देवी देवताओं को, अपने ईष्ट देव को, जिनको भी आप मानते होंगे, आप उनके नाम का अगर एक दीपक जला रहे हैं उससे आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कुछ गलत है नहीं। और बाकी इन्होंने एक वो तरीका बताया कि अगर आप जानना चाह रहे हैं तो अगर आप वो बोल सकते हैं कि दिवांशु सर की एंजल्स, है ना? हाँ, आगे दिवांशु, पीछे वर्ड्स हो जाए फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन सेम होना चाहिए। ओके, कि दिवांशु सर के जो एंजल्स और एनर्जी है वो हमारी घर की और हमारी सबकी जो है रक्षा करें। तो अगर ऐसा करके अगर रोज़ की एक कैंडल जलानी 10-15 दिन तक, अगर आपको उससे चीज़ें अगर कुछ दिखने लगी तो आई गेस आपको घर बैठे बैठे कुछ प्रैक्टिकल मिल जाएगा। और अगर नहीं दिखी तो ये मत सोचना कि ये झूठ बोल रहे थे, ये सोच लेना कि शायद कि आप लकी हो कि कुछ नहीं है। तो ये तो खुशी की बात हुई ना, अच्छी बात हुई। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, हमें पर्सनली बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, हमारे अपने खुद के इंस्टा पेज पे आ रहे हैं, मेरे इंस्टा पेज पे आ रहे हैं। इवन देखिए कुछ लोग तो कमेंट्स में भी हेल्प मांग रहे हैं, अपनी स्टोरीज बताना चाह रहे हैं। हमें पता था एक दिन ये समय आएगा, पर इतनी जल्दी आएगा ये तो हमने भी बिल्कुल नहीं सोचा था। इसके चलते हम खुद अब आपको एक नंबर मेंशन कर रहे हैं जो आपको हमारे यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। उस नंबर पे आप वहाँ पर अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं आप वो भेज सकते हैं, आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है आप वो भेज सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी आपको कर सकते हैं, शायद हम यहाँ बिठा सकें कि आपके अनुभव से किसी और को सीख मिल सके, तो आप अपना मैसेज वहाँ पर डालें। और आप जो अब तक जैसे ट्राई कर रहे हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ पे आप डीएम कर रहे हैं, चेजिंग शैडोज शो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर जाके वहाँ डीएम करें। आप अगर यहाँ पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, आप लोगों को भी सिखाना चाह रहे हैं या आप कोई हेल्प चाह रहे हैं, आप अपनी कोई स्टोरी चाह रहे हैं कि हमारे पेज के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, तो आप उस पर वो भेज सकते हैं। हम आपका दिल से स्वागत करेंगे। मेरे को तो ये लग रहा है कि जो हमारा मोटिव था आज के पॉडकास्ट का, जिस शो इसका नाम है स्पेशल पॉडकास्ट फॉर रिपब्लिक डे, ये स्पेशल एक्चुअल में है क्योंकि इसमें हमें बैफोमेट के बारे में जानने को मिला, पैगन गॉड्स के बारे में जानने को मिला। वेस्टर्न कल्चर के थ्रू काम करते हैं पर स्टिल हेल्प नरसिम्हा भगवान से ली गई, तो विच मीन्स दिवांशु पाठक जी जो हैं वो भी हर धर्म, हर रिलीजन, हर चीज़ में बिलीव करते हैं और उन्हें पता है कि हर शक्ति महान है। और सबसे बड़ी बात, जो पहली कहानी थी वो मत भूलना, अक्सर हमारे घर के अंदर ही वो इंसान बैठा होता है जो नहीं देखना चाहता कि हम तरक्की करें, हम फले फूलें। अगर ये चीज़ आपको पता चल रही है तो मेरे को लगता है 80% तो हम लोग खुद भी बच सकते हैं, क्योंकि हम कई बार आंख बंद करके अपनों पर विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से तो आज की ऐसा कलयुग चल रहा है, अपने माता पिता या अपने जो सिबलिंग्स हैं, खून के रिश्ते, वैसे तो आजकल वो भी थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, बट उन्हीं पे बिलीव करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ये दोस्ती यारी रिश्तेदारी इन सब पे आंख बंद कर विश्वास तो बिल्कुल ना करें, किसी का दिया ना खाएं, और जितना बच सके उतना बचें, अपना कोई कपड़ा किसी के पास ना जाने दें, है ना दिवांशु जी? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है कि अगर किसी का उतरा हुआ कपड़ा किसी के पास पहुँच गया, उसको नचाने के लिए वो बहुत काफ़ी है। बहुत काफ़ी है, बस वो सही हाथों में पहुंच जाए। हम्म। तो आई होप आपको आज बहुत अच्छी सीख मिली हो, आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। आप अगर किसी भी ज़िंदगी में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देवांशु पाठक जी की यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम आईडी, इनकी टीम का जो पेज है, सब डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेंशन है। वहाँ पर आप जाके इन्हें डीएम कर सकते हैं, इनसे हेल्प मांग सकते हैं, कोई आपको अपनी बात बतानी हो इन्हें बता सकते हैं। तो दिवांशु जी खुद भी स्वयं उस पेज को हैंडल करते हैं, इनकी पूरी टीम करती है, काफ़ी बड़ी टीम है इनकी, हम उनसे वाकिफ़ हैं। और हमने तो पर्सनली बोलूँ तो आज तक किसी को भी रिकमेंडेशन दी है तो किसी ने पलट के ये तो नहीं बोला कि यार किसको भेज दिया था या कहाँ भेज दिया था मैं।
बाकी अगेन आपके बिलीव पे बात है ये। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट की तरह लो, पर थोड़ी सीख तब भी ले लो कि क्या जीवन में गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे बचना है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी लापरवाही आपकी जान पे बनी है। बाकी आप जिस भी अपने देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा करें, उसमें ध्यान लगाएं। अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसकी पूजा करें, उनमें ध्यान लगाएं। किसी और मज़हब से हैं तो उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, और अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका आदर मान सम्मान करें, देश में प्यार एकता बनाए रखें, हमारे चैनल को प्यार देते रहें। और जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए पॉडकास्ट पे, नए गेस्ट, नए अनुभवी इंसान के साथ, या यूँ बोलें एक नए ऐसे इंसान के साथ जो आपको सीख देने वाला है। इसी के साथ आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।